हेलो गाइस, ये स्टार एम्बेरेसिंग स्वॉर्ड मास्टर का सीजन 2 है और इसके अलावा एक और गुड न्यूज है। इस मानवा की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि इस मानवा का एनिमे अडेप्शन होगा। तो अब बिना किसी बकवास के इसके सीजन 2 को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एम्पायर के सेंट्रल रीजन के नॉर्थ के सबसे किनारे एरिया डॉबरे चिटी का सीन दिखाया जाता है। फिर वहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने हाथ को पटकते हुए कहता है, फिर से तुम कह रहे हो कि ये फिर से हो गया। और ये आदमी डॉबरे चिटी का बैरन डालमेशिया है। फिर वो कहता है, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? जब भी हम जॉक के बीच को बोते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, जैसे कि वो इसका इंतजार कर रहे हो, जैसे कि वो हमारे बीज बोने का इंतजार कर रहे हो। फिर एक ब्राउन हेयर नाइट कहता है, भले ही हमने पूरी रात उस जगह की रखवाली की थी, लेकिन सुबह होते ही वो गायब हो गया। फिर डालमेशा कहता, तुम लोग बहाना मत बनाओ। फिर वो नाइट कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए। फिर डालमेशा अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, यहाँ कोई भी ठीक से काम करने के लायक नहीं है। इस जगह की मिट्टी उपजाऊ नहीं है और यहाँ का मौसम भी ठीक नहीं रहता और हम सिर्फ घने पेड़ और जौ की खेती के ऊपर रिलाई नहीं रह सकते। अगर हम अच्छे से खेती नहीं कर पाए तो हम भूख से ही मारे जाएंगे। फिर वो ब्राउन हेयर नाइट कहता है, लेकिन हमारे इलाके के अंदर सिर्फ सोल्जर हैं। फिर डालमेशा अपने वाइन के कप को उस नाइट के सिर के ऊपर फेंक देता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, अगर हमारे पास लोगों की कमी है तो इलाके के लोगों को लोहे के जंजीर पहनाकर उनसे काम करवाओ। वैसे भी वो भूख से मरने वाले हैं, आखिर उनके बारे में कौन ही परवाह करेगा। ये जरूर फॉरेस्ट के मॉन्स्टर का काम है और जौ के खेतों को प्रोटेक्ट करो। फिर वो नाइट भी ठीक है बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर डालमेशा सोचने लगता है, इस प्रॉब्लम की वजह से मेरी परेशानी बढ़ते जा रही है, क्या मुझे मर्सनरीज को हायर करना चाहिए? फिर वो बगल की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, और ये सिर दर्द देने वाला फॉरेस्ट ये आज मुझे और भी डरावना लग रहा है। फिर हमें उसी फॉरेस्ट में दो लोगों को दिखाया जाता है और उसके साथ एक घोड़ा था और ये लोग ब्लेड और उसका घोड़ा और गोथे था। फिर गोथे फादर एंड्रू के दिए हुए बैच को देखते हुए कहता है, ये क्या है? फिर ब्लेड कहता है, ये पिलग्रिम का सर्टिफिकेट है, फादर एंड्रू ने ये मेरे लिए लिखा था। फिर गोथे कहता है, आप सभी महंगी और एक्सपेंसिव चीजों को रखना नहीं भूले, पर क्या आपको एक भी फ्लिंट रॉक रखने का याद नहीं आया? और गाइस, फ्लिंट रॉक ऐसे पत्थर को कहते हैं जिसे टकराने से काफी ज्यादा चिंगारी निकलती है और उससे आग जलाया जाता है। और वो पत्थर ना होने की वजह से ब्लेड लकड़ी को घुमा घुमा कर आगे जलाने की कोशिश करने लगता है। फिर ब्लेड कहता है, तुम्हें तो सिर्फ बोलना आता है, तुम तो एक बेकार से फ्लिंट रॉक को लेकर आए हो। फिर गोथे कहता है, हाँ मैंने इसे लेकर आया था, पर आपने इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और ये पत्थर बेकार नहीं था, बल्कि आपने इसे ज्यादा ताकत लगाकर तोड़ दिया। अगर हम यहाँ कैंप लगाते हैं तो हम ठंड से ही मर जाएंगे, इसलिए जल्दी से लकड़ी को रगड़ना शुरू करो। फिर उसके बाद ब्लेड कहता है, मैं अब और नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो अपने शॉट को उठाने लगता है, जिसे देखकर गोथे डरने लगा था। फिर गोथे कहता, अगर आप थक गए हो तो आपके बदले मैं काम कर देता हूँ। फिर उसके बाद ब्लेड पीछे मुड़ते हुए कहता है, हे तुम छिपे हुए लोगों, अगर तुम्हारे पास फ्लिंट रॉक है तो मुझे दे दो। और ब्लेड को झाड़ी से बात करता देख गोथे के साथ साथ ब्लेड का घोड़ा भी काफी हैरान हो जाता है। फिर तभी दिखाया जाता है, उस झाड़ी के पीछे से कुछ लोग निकलने लगते हैं और उनका लीडर कहता है, देखने से ऐसा लगता है तुम्हारी आंखें काफी तेज हैं। और उन्हें देखकर गोथे सोचने लगता है, क्या ये बैंडिट्स हैं? फिर उन बैंडिट का लीडर कहता है, अगर तुम्हें पता चल गया था तो तुम्हें पहले ही भाग जाना चाहिए था, आखिर तुम हमारे सामने ताकतवर बनने का दिखावा क्यों कर रहे हो? पर ब्लेड उसकी बातें सुनकर उसे घूर घूर के देखने लगता है। फिर वो बैंडिट लीडर स्माइल करते हुए कहता है, सच में तुम्हारा चेहरा काफी खूबसूरत है, अगर हम ऐसे खूबसूरत चेहरे के साथ तुम्हें कहीं बेचते हैं तो तुम्हारी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। फिर उसके पीछे खड़ा बैंडिट कहता है, तुम कौन से हाउस से हो? अगर तुम हमें अपने मदर फादर के बारे में बता देते हो तो हम अच्छे पैसे के बदले तुम्हें उन्हें सही सलामत दे देंगे। पर ब्लेड उनकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास फ्लिंट रॉक है या नहीं? फिर वो बैंडिट लीडर कहता है, तुमने क्या कहा? फिर ब्लेड कहता है, चेक करके बताओ, क्या तुम में से किसी के पास फ्लिंट रॉक है या नहीं? फिर वो बैंडिट लीडर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? फिर तभी ब्लेड का ध्यान उसके गले पर लटके माले की तरफ जाता है, जिसे इंसानों की उंगलियों को काट कर बनाया गया था। फिर उसके बाद ब्लेड अपने शॉट को निकालते हुए कहता है, कोई बात नहीं, इसे खोजने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो सोचने लगता है, जब मैंने अपना होम टाउन छोड़ा था तभी मैंने फैसला कर लिया था, शुरुआत में जो मेरा हौसला था मैं उसे फिर से हासिल करूंगा। फिर ब्लेड कहता है, तुम्हारे पास जो भी है सब कुछ झोंक दो। फिर वो अपने जबरदस्त ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ की कीमत जानवरों से भी कम है। फिर ब्लेड उसके ऊपर अटैक कर देता है और पूरे फॉरेस्ट में सिर्फ उनके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है।
फिर हमें डोबरे चिटी इलाके को दिखाया जाता है जहाँ पे दो गार्ड पहरा दे रहे थे। फिर वो पहला गार्ड कहता है ये फॉरेस्ट काफी डरावना है, ऐसा लगता है कि किसी भी पल यहाँ से कोई बाहर निकल आएगा। फिर दूसरा गार्ड कहता है ऐसी बातें मत करो, वैसे भी इस फॉरेस्ट के बारे में काफी ज्यादा रूमर्स फैले हुए हैं। फिर तभी उन लोगों को सामने की तरफ से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो दोनों सतर्क हो जाते हैं और अपने भाले को आगे की तरफ कर देते हैं। फिर उसके बाद वो लोग जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं वहां पर कौन है, और इस बात से नोयर को गुस्सा हो जाता है और वो गुर्राने लगता है, जिसे देखकर उन गार्ड लोगों को ऐसे लग रहा होता है कि सामने की तरफ से मॉन्स्टर आ रहा है। और वो लोग ब्लेड थे, और गाइस ब्लेड के घोड़े का नाम नोयर है। फिर ब्लेड कहता है तुम उन्हें नहीं काट सकते। फिर वो गार्ड लोग कहते हैं क्या ये एक घोड़ा है। फिर ब्लेड कहता है अपने भाले को दूर रखो, हमने उन बैंडिट को पकड़ लिया है जो यहाँ आसपास के इलाके में परेशानी खड़ा करते थे। फिर वो गार्ड कहते हैं क्या बैंडिट, तुम्हारा मतलब उन क्रिमिनल से है जिन्होंने पास के विलेज के लोगों को मार दिया था। फिर दिखाया जाता है गोते के साथ वहाँ कुछ बंधे हुए बैंडिट निकलने लगते हैं, और जो बाकी बैंडिट थे उनके कटा हुआ सिर उनके हाथों में था, जिसे देखकर वो दोनों गार्ड काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर ब्लेड कहता है मैं यहाँ के लॉर्ड से मिलना चाहता हूँ, मैं सोआर का ब्लेड और बेजर्ट हाउस का एक नाइट हूँ। फिर उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। फिर डोबरे चिटी का लॉर्ड या बैरोन डालमेशा हंसते हुए कहता है मैं ये सोचकर काफी हैरान हो रहा हूँ कि एक अपने आप को साबित किया हुआ नाइट डोबरे चिटी आएगा। फिर ब्लेड कहता है मैं आपकी मेहमान नवाजे के लिए थैंकफुल हूँ। फिर डालमेशा कहता है तुमने तो उन लोगों को भी पकड़ लिया जो हमें सिर दर्द दे रहे थे, तो मैं इस टेरिटरी के लॉर्ड होने के नाते तुम्हारा स्वागत करने के कैसे नहीं आता, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठ जाइए। फिर उसके बाद वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। फिर डालमेशा कहता है तो तुमने 9 बैंडिट्स को पकड़ा है। फिर ब्लेड कहता है अगर उनके कटे हुए सिर को शामिल किया जाए तो मैंने 15 पकड़े हैं, और कुछ लोग वहां से भाग निकले। फिर डालमेशा कहता है ये सच में तारीफ के लायक है, मैं तुम्हें इसके बदले काफी अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। फिर ब्लेड भी इसके लिए शुक्रिया कहता है। फिर डालमेशा कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम अपने साथ एक बैनर लेकर आए हो, मेरा मानना है कि तुम अपने आप को साबित करना चाहते हो। फिर ब्लेड कहता है हाँ ये बात सही है। फिर वो अपने वाइन के कप को आगे बढ़ाते हुए कहता है मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या एक सच्चा नाइट अपने सम्मान की खोज नहीं करता है। उसकी बातें सुनकर ब्लेड सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि वो मुझे फ्री में यूज करना चाहता है। मुझे बैंडिट के पकड़ने का रिवॉर्ड लेकर यहाँ से निकल जाना है, अभी मुझे वॉइस के ट्रेस को ढूंढने पर ध्यान देना है। और गाइस पहले मैं जैसा सिस्टम कहता था अब मैं उसे वॉइस कहूंगा, क्योंकि वो जीता जागता आदमी है, और इसके अलावा मानवा में भी उसे वॉइस ही कहा जाता है। फिर डालमेशा कहता है हाल ही में हमारे इलाके में अजीबो गरीब चीजें हो रही हैं। अभी जौ की खेती करने का मौसम है, लेकिन हम जैसे उन्हें खेत में बोते हैं वो अगले दिन गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमने अपने सोल्जर को वहाँ रखवाली करने के लिए रखा था, तब भी वो बीच बिना किसी निशान के गायब हो गए। अगर वो जानवर या मॉन्स्टर होते तो सोल्जर को पता चल जाना चाहिए था। इस इलाके के बूढ़े लोग कहते हैं ये काम इस फॉरेस्ट में रहने वाले स्पिरिट का है, और स्पिरिट का नाम सुनकर ब्लेड भी काफी हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद हमें उसी फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्ची बेरी को तोड़ते हुए खा रही थी, और उसे ये बेरी काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, और ये बेरी क्योंकि उसकी माँ को भी काफी ज्यादा पसंद था इसलिए वो उन्हें टोकरी में भर कर लेकर जा रही थी। फिर तभी उसे पीछे से अजीब सा आवाज सुनाई देता है। फिर उसके बाद वो पीछे मुड़कर कहती है वहाँ क्या है। फिर उसके पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। फिर उसके बाद फॉरेस्ट में उसके जोर से चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है। फिर दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की थी उस जगह पर एक गड्ढा हो गया था, मतलब वो इस गड्ढे में गिर गई थी। फिर उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोते कहता है ये अजीब लग रहा है, ये जगह तो कंगाल लग रहा है। रिवॉर्ड की बात तो छोड़ो, मुझे तो लगता है कि इनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। फिर ब्लेड कहता है उसने कहा था कि वो हमें अच्छा रिवॉर्ड देगा। फिर गोते कहता है कहने के लिए तो ऐसा कोई भी कह सकता है, मैं देखकर बता सकता हूँ कि यहाँ कोई भी आपको पैसा नहीं देने वाला, और मुझे यहाँ का लॉर्ड भी ऐसे ही लगता है। जब रिवॉर्ड देने की बारी आएगा तो वो कुछ न कुछ बहाना बना लेगा, हमें पहले ही इस काम को करने की कीमत को ले लेना चाहिए था। फिर ब्लेड कहता है ये तुम्हें संभालना है, पर इस बात से गोते हैरान हो जाता है। फिर ब्लेड कहता है तुम्हें क्या लगता है सर जोसेफ ने एक ऐसे नाइट को क्यों रखा है जिसे स्वॉर्ड भी ठीक से चलाने नहीं आता है? क्या तुम जानते हो कि सर वोडन का निकनेम क्या है? फिर गोते कहता है मुझे नहीं पता। फिर ब्लेड कहता है उसका नाम वोडन द स्विंडलर है। गोते कहता है क्या तुम उस बुक्कड़ नाइट की बात कर रहे हो जो हर वक्त खाना खाते रहता है? फिर ब्लेड कहता है सर जोसेफ इसीलिए उसे इम्पोर्टेंस देते हैं, और उन्होंने कहा था कि हर किसी का अपना अलग अलग यूज होता है, इसलिए चाहे एडवांस लेना हो या बाउंटी अब से इसे तुम संभालोगे। जाओ और उस सेंट्रल रीजन के बैरन को
नॉर्थन के अपनी चालाक बातों को कहो जो स्कैम से भरे पड़े हैं। फिर गोथे अजीब सा स्मेल करते हुए गया था। अच्छा ऐसी बात है, तो आपको ये पहले बताना चाहिए था। फिर उसके बाद हमें खेत को दिखाया जाता है जहाँ एक जगह पर बीज को रख दिया गया होता है और वहाँ पर ब्लेड और ब्राउन हेयर वाला नाइट होता है जो कहता है डॉबरे चीटे का फॉरेस्ट बहुत पुराना है जिनमें से अनगिनत लेजेंड और कई सारी कहानियां हैं। बात ऐसी है कि आज एक बच्ची उस फॉरेस्ट में मिसिंग हो गई है। लोगों का मानना है कि स्ट्रॉबेरी के झाड़ों के पास एक गड्ढा था, वो उसी में गिर गई है। और वहीं ब्लेड सोच रहा होता है, वो काफी ज्यादा बात करता है। एम्बुश की बेसिक बातें हैं, एम्बुश करते वक्त जरा सा भी आवाज ना करना। भले ही वो एक छोटे से इलाके का नाइट है, लेकिन ये तो बेसिक बातें हैं जो उसे पता होनी चाहिए। फिर तभी ब्लेड को कुछ आवाज सुनाई देता है और वहीं वो ब्राउन हेयर वाला नाइट कह रहा था उसकी माँ पूरे दिन लॉर्ड के मैनर में आके रोती रही। मुझे ये बोलने में शर्म आ रहा है, लेकिन क्या तुम उस बच्चे को ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हो? पर तभी ब्लेड अपने हाथ से उसके मुंह को बंद कर देता है और एक सीरियस लुक बनाते हुए उसे चुप रहने का इशारा करता है, जिसे देखकर वो नाइट भी डरते हुए सोचने लगता है आखिर उसके चेहरे का वो एक्सप्रेशन क्या था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ जोर जोर से आवाज आने लगता है। फिर तभी ब्लेड को कुछ दिखाई देता है और वो अपने जगह से खेत में जंप कर देता है और दौड़ते हुए उन बीजों की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर वो ब्राउन हेयर नाइट अपने सभी सोल्जर को ब्लेड को फॉलो करने के लिए कहते हैं। फिर तभी ब्लेड एक जगह आने के बाद रुक जाता है और वो सामने देखकर थोड़ा गुस्सा होने लगता है। फिर तभी ब्राउन हेयर नाइट और उसके सोल्जर वहां आ जाते हैं। फिर वो कहता है सर ब्लेड क्या हुआ? फिर ब्लेड कहता है उन्हें चोरी कर लिया गया। फिर जब वो नाइट सामने की तरफ देखता है तो वो काफी हैरान होते हुए कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है? हमने जो बीज उसे पकड़ने के लिए रखा था वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। फिर वो अपने पीछे खड़े सोल्जर से शॉवेल मांगकर उस जगह को खोदने लगता है और सोचने लगता है भले ही मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ आवाज सुना था। फिर वो कहता है जो बच्ची आज गायब हुई थी वो जगह यहाँ से कितनी दूर पर है? फिर वो ब्राउन हेयर नाइट कहता है वो पास ही में है, तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? फिर तभी दिखाया जाता है ब्लेड जहाँ पर खोद रहा होता है उसके नीचे एक बड़ा सा गड्ढा होता है। उसे देखकर वो नाइट क्या था आखिर ये है क्या? और वहीं ब्लेड सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा गहरा है, इसे एक इंसान बिल्कुल भी खोद नहीं सकता। फिर उसके बाद ब्लेड कहता है कैप्टन प्लीज उस जगह का रास्ता दिखाओ जिस जगह पर वो बच्ची मिसिंग हुई थी। फिर उसके बाद हमें अगले दिन वहाँ के बैनर डालमेशिया के मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ब्राउन हेयर नाइट उन सभी बातों को डालमेशिया को बता दिया होता है। फिर डालमेशिया पूछता है तो वो अभी क्या कर रहा है? फिर वो नाइट कहता है जिस जगह पर वो बच्ची मिसिंग हुई थी उस जगह को वो देखने के बाद विलेज के बूढ़े लोगों को वो इकट्ठा कर रहा है। फिर डालमेशिया कहता है क्या वो बूढ़े लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं? पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? फिर वो नाइट कहता है ऐसा लगता है कि वो उस जगह के बारे में उनसे पूछताछ करना चाहता है, पर उनका एक ट्रेडिशन है जो जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहा है। फिर डालमेशिया कहता है कहीं वो बूढ़े लोग उसके सामने कोई अजीबोगरीब बकवास तो नहीं कर देंगे। फिर वो नाइट कहता है क्या उन बूढ़ों को उम्र के साथ समझदार नहीं हो जाना चाहिए? वे किसी भी अनजान नाइट के सामने ऐसी बातें नहीं करेंगे जिसका इस्तेमाल करके वो हमारे खिलाफ हो जाए। फिर उसके बाद डालमेशिया अपने सिर पर हाथ रखते हुए सोचने लगता है उसके बैनर पे सैन रोजिनो का एम्बलम था, इसका मतलब उसका वेटिकन से काफी अच्छा रिलेशन है, इसलिए मैं उसे नहीं रोक सकता। वैसे भी मैंने खुद ही रिक्वेस्ट किया था, पर अब वो कुछ ज्यादा ही छानबीन कर रहा है। फिर वो कहता है किसी अच्छे आदमी को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहो और इस बात का ध्यान देना कि वो किसी अजीब चीज में ना पड़ जाए। फिर उसके बाद हमें ब्लेड की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोते कहता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? सोचो वो बच्ची उस गहरे गड्ढे में गिर गई होगी और घोर अंधेरे में चिल्ला चिल्ला कर रो रही होगी। तुम लोग याद करने की कोशिश करो, तुम्हें जरूर कुछ न कुछ तो याद आएगा ही। फिर वो लोग बात करने लगते हैं ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बार्ली गायब हुआ था। फिर दूसरा बूढ़ा कहता है हाँ जब हम छोटे थे तो हम मिलकर रिचुअल किया करते थे, लेकिन वेटिकन ने इसे फॉरबिडन कर दिया, इसलिए हम रिचुअल करना बंद कर दिए। फिर ब्लेड कहता है ये रिचुअल किस लिए था? उसकी बात सुनने के बाद वो लोग एक पल के लिए ब्लेड को देखते हैं, फिर अगले ही पल अपने सिर को नीचे झुका लेते हैं। फिर गोते कहता है प्लीज आपको जो भी पता है हमें बता दीजिए, अगर आप नहीं बताते हैं तो हम उस बच्ची को नहीं बचा पाएंगे। अगर वो मर गई तो क्या आपको नहीं लगता कि उसके मरने के पीछे आप लोग भी जिम्मेदार थे? फिर एक बूढ़ा आदमी कहता है ये रिचुअल अर्थ स्पिरिट के लिए था, उस फॉरेस्ट में एक अर्थ स्पिरिट रहती है।
फिर ब्लेड कहता है क्या आप हमें इसके बारे में और भी बता सकते हैं। फिर गोथे कहता है कैप्टन आपको बाहर इंतजार करना चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितना ज्यादा यंग नाइट हो, लेकिन आपके पास वेटिकन का एम्बलम है, इसलिए वो आपके रहते हुए कुछ नहीं बताएंगे। फिर ब्लेड वहां से जाते हुए कहता है जितना हो सके इनसे सभी चीजों के बारे में पता लगाने की कोशिश करना। फिर उसके बाद वो उस रूम से निकल जाता है। फिर तभी वहाँ पर एक नाइट खड़ा होता है जो कहता है सर ब्लेड मुझे आपसे कुछ पूछना था, ये रिचुअल कोई अजीब चीज नहीं है। फिर ब्लेड कहता है मैं जानता हूँ मूर्ति पूजा करना वेटिकन की तरफ से फॉरबिडन है, और अगर ये बात वेटिकन को पता चल जाता है तो तुम लोगों को इसके लिए काफी बड़ा सजा मिल सकता है। फिर ब्लेड कहता है मैं समझता हूँ वो लोग तो सिर्फ ऐसे ट्रेडिशन को मार रहे थे जो लंबे समय से चलते आ रहा था। फिर वो नाइट कहता है तो क्या आपके कहने का मतलब। फिर ब्लेड कहता है हाँ मैंने यहाँ कुछ भी नहीं सुना, ना ही अर्थ स्पिरिट के बारे में और ना ही रिचुअल के बारे में। मैं गॉड की कसम खाता हूँ मैं सिर्फ मिसिंग बच्ची और जॉ के बीच को चोरी करने वाले चोर को ढूंढने पर ध्यान दूंगा, इसलिए तुम मेरे ऊपर नजर रखना बंद कर सकते हो और इस बात को अपने लॉर्ड को भी बता सकते हो। फिर वो नाइट कहता है मुझे माफ कर दीजिए अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो, और हमारे बारे में चिंता करने के लिए आपका शुक्रिया। फिर उसके बाद वो नाइट वहां से चले जाता है। फिर तभी वहाँ गोथे आ जाता है। फिर ब्लेड कहता है क्या तुम्हें कुछ पता चला। वो लोग कह रहे थे कि वहाँ जो रहता है रिचुअल करने के बाद वो इस जमीन को उपजाऊ बना देता है। जब आप खेती करते हो तो आपको गहराई तक खोदना होता है। वे कहते हैं कि अर्थ स्पिरिट उनके लिए काम कर देता है। मुझे तो ये स्पिरिट वाली बात बकवास लगती है। फिर ब्लेड सोचने लगता है क्या बकवास, अगर वो हेनार हाउस के उस पेड़ में रहने वाले स्नेक स्पिरिट को देख लेगा तो वो तो उसे देख कर ही बेहोश हो जाएगा। फिर गोथे कहता है वे कह रहे थे कि आपने जिस जगह पर खुदाई की थी उस जगह पर वो पहले रिचुअल किया करते थे, वैसे उसे जॉ के पीछे पसंद है और वो जमीन के नीचे रहता है। फिर ब्लेड कहता है ऐसा लगता है कि उसे अंधेरे में रहना काफी पसंद है। फिर ब्लेड सोचने लगता है रिचुअल, अर्थ स्पिरिट, ऑफरिंग, वो सुनने में अलग अलग लगते हैं लेकिन वो असल में एक ही चीज है। फिर ब्लेड कहता है जाओ और कुछ जौ के बीजों को लेकर आ जाओ। फिर गोथे कहता है पर क्यों। फिर ब्लेड कहता है क्या मैंने पहले ही एक मॉन्स्टर को जमीन से बाहर नहीं निकाला है, और गाइस वो यहाँ पर डेथ वॉर्म यानी अर्थ ड्रैगन की बात कर रहा है। फिर वो कहता है हम उसे पकड़ने के लिए फिर से एक नया ट्रैप बनाएंगे। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोथे कहता है कैप्टन क्या ये काम करेगा। फिर दिखाया जाता है उन लोगों ने जौ के बीज को एक चट्टान के ऊपर रखा था और वो लोग झाड़ी के पीछे छिपे हुए थे। फिर गोथे कहता है हमने इसे चट्टान के ऊपर क्यों रखा है। फिर ब्लेड कहता है अगर वो जमीन के नीचे रहता है तो वो चट्टान को तोड़कर ऊपर नहीं आ पाएगा, इसलिए पहले उसे ऊपर आना होगा फिर चट्टान से इन जौ के बीजों को लेना होगा। तो गाइस यहाँ पर हो ऐसे रहा है जैसे चोर कहा जा रहा है, वो जमीन के नीचे से खोदते हुए आता है और उन जौ के बीजों को लेकर चले जाता है, पर चट्टान रहेगा तो वो उसे नहीं तोड़ पाएगा। फिर गोथे कहता है क्या हो अगर वो चट्टान को तोड़ देगा तो। फिर तभी ब्लेड कहता है चुप रहो वो आ रहा है। फिर तभी दिखाया जाता है वहाँ कोई बहुत ही तेजी से आता है और वहीं ब्लेड सोच रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था वो पत्थर को नहीं तोड़ सकता। फिर दिखाया जाता है वो उन बीजों के पास पहुंच गया होता है और उसे देखकर ब्लेड अपने शॉट को निकालने लगता है। फिर वो चोर उन बीजों को लेने लगता है। उसे देखकर ब्लेड काफी हैरान हो जाता है क्योंकि इतने समय से जो जौ के बीजों की चोरी कर रहा था और गांव के बूढ़े लोग जैसे अर्थ स्पिरिट कह रहे थे वो तो एक क्यूट सा मोल था, अगर हिंदी में बोले तो छछुंदर। उसे देखकर वहाँ तीनों के मुंह बन जाते हैं। फिर गोथे भड़कते हुए कहता है क्या उन बूढ़े लोगों का बुढ़ापे की वजह से दिमाग खराब हो गया है। अर्थ स्पिरिट ये क्या बकवास है, ये तो एक मामूली सा मोल है। फिर उसके बाद ब्लेड स्माइल करने लगता है और कहता है फिर अपने वर्ल्ड को एक्टिव करते हुए कहता है ये दूसरे की तरह कोई मामूली सा मोल नहीं है, ये एक चमकने वाला मोल है। फिर दिखाया जाता है वो मोल चमक रहा होता है और वो उन बीजों को खा रहा होता है। फिर ब्लेड अपने जगह से जंप करके उसके पास जाने लगता है और इसे मोल भी महसूस कर लेता है, पर उसे देरी हो जाती है और ब्लेड अपने शॉट को लेकर उसके पास पहुंच गया होता है। फिर वो उस मोल को पकड़ लेता है और वो मोल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर ब्लेड कहता आखिरकार तुम अब पकड़े गए, और वहीं वो मोल चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। फिर उसके बाद उस मोल से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। वहीं पर नॉइड और गोते आते हुए कहता है कैप्टन क्या आपने उसे पकड़ लिया। फिर ब्लेड को दिखाया जाता है जो अगले ही पल उस जगह से गायब हो गया था, जिसे देखकर उन दोनों को समझ में नहीं आता कि ब्लेड कहाँ चला गया। फिर उसके बाद वो दोनों ब्लेड को ढूंढने लगते हैं। फिर तभी नॉइड को कुछ चीज दिखाई देता है और वो गुर्राने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर गोते भी उसके पास जाने लगता है। फिर दिखाया जाता है नॉइड ने एक गड्ढे को देखा था
फिर दिखाया जाता है नोयर ने उस चट्टान के पीछे एक गड्ढे को देखा था। इसका मतलब ब्लेड इस गड्ढे में गिर गया था। फिर जब गोथे उस गड्ढे को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो गड्ढा काफी ज्यादा गहरा था। फिर हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जो उस मोल को पकड़कर गड्ढे से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। फिर उसके बाद वो किसी जगह को तोड़कर नीचे गिरते हुए अपने बैलेंस को बना लेता है। फिर उसके बाद वो जोर जोर से हाँफने लगता है। फिर वो आसपास देखते हुए सोचने लगता है आखिर ये कौन सी जगह है, क्या ये एक पैसेज है, क्या यहाँ जमीन के अंदर एक पैसेज भी था। फिर उसके बाद वो उस मोल पर हिलाते हुए कहता है आखिर तुम मुझे कौन सी जगह पर लेकर आ गए हो। फिर दिखाया जाता है उसका सिर चकरा गया होता है। फिर ब्लेड कहता है काश तुम होते ही नहीं। फिर वो सोचने लगता है मुझे नहीं पता यहाँ क्या क्या हो सकता है, इसलिए मुझे यहाँ के खतरों से निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। फिर वो अपने वर्ल्ड को एक्टिवेट कर देता है जिसे मोल भी गौर से देख रहा था। फिर वो स्वॉर्ड में अपने ऑरा को भी रिलीज कर लेता है और उसके स्वॉर्ड के टिप पर जो स्टोन था जिसे लेडी एलिसिया ने दिया था वो चमकने लगा था, जिसे देखकर मोल कुछ अपने लैंग्वेज में बोल रहा होता है। फिर ब्लेड सोचने लगता है सच में इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है और ऐसा लगता है कि उस गड्ढे से वापस ऊपर चढ़ना इम्पॉसिबल है। यहाँ हल्की हवा चल रही है, इसका मतलब इस पैसेज में बाहर निकलने का कहीं न कहीं रास्ता है। फिर ब्लेड कहता है छोटे चूहे कहीं के, अगर मैं आज यहाँ से नहीं निकल पाया तो कल तुम मेरा नाश्ता बनोगे। मतलब ब्लेड उसे भूंज कर खाने की बात कर रहा होता है। अभी के लिए चलो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। आखिर ये पैसेज कितना लंबा है, मैं कितने समय से चल रहा हूँ लेकिन इसका अंत दिखाई नहीं दे रहा। फिर तभी वो मोल चमकना बंद कर देता है। फिर ब्लेड कहता है यहाँ अंधेरा हो रहा है, जब मैं तुमसे ठीक से बात कर रहा हूँ तो मेरे बात को मान लो। अगर तुम चमकना बंद कर दिए तो तुम्हें सजा मिलेगी। आखिरकार मैं तुम्हारे वजह से ही यहाँ फंसा हूँ। फिर वो मोल भी अपने दोनों हाथ को हिलाते हुए अपने लैंग्वेज में कुछ बोल रहा होता है, पर ब्लेड को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। फिर तभी दिखाया जाता उसके सामने वाले जगह पर ऊपर से रोशनी आ रहा था। उस रोशनी को देखकर ब्लेड काफी खुश हो जाता है और उसके तरफ दौड़ते हुए जाने लगता है। फिर तभी दिखाया जाता है वो पूरा पैसा झेलने लगता है, जिसे देखकर ब्लेड हैरान होते हुए कहता है ये क्या था, और वहीं वो मोल कांपने लगा था। उसे देखकर ब्लेड सोचने लगता है ये डर रहा है, क्या ये इस आवाज की वजह से है, आखिर ऊपर हो क्या रहा है। पर जो भी हो मैं ऊपर की तरफ एक इनक्रेडिबल पावर को महसूस कर सकता हूँ, इसलिए मैं जरा सा भी किसी भी चीज में लापरवाही नहीं कर सकता। फिर ऊपर की तरफ जो गड्ढा होता है ब्लेड उस गड्ढे से ऊपर चढ़ जाता है। फिर जब वो सामने की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ को एक बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर अपने कुल्हाड़ी से काट रहा था और इसी की वजह से जमीन हिल रहा था। उसे देखकर ब्लेड सोचने लगता है ये क्या है, ये कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जो नॉर्थ में दिखाई दिया हो। फिर उस मोल को दिखाया जाता है जो और भी डर से कांपने लगा था और अपने लैंग्वेज में ब्लेड को कुछ बोल रहा था। फिर ब्लेड सोचने लगता है तो इसके डरने की वजह वो चीज थी। फिर वो अपने वर्ल्ड को एक्टिवेट करके सोचने लगता है तो क्या इसका मतलब वो पेड़ स्पिरिट की ओरिजिन है। फिर दिखाया जाता है वो पेड़ चमक रहा था और दूसरी तरफ उस जायंट मॉन्स्टर के अंदर से डार्क एनर्जी निकल रहा था। फिर ब्लेड सोचने लगता है अगर आमतौर पर यह मामला मेरे से जुड़ा नहीं होता तो मैं इससे नहीं निपटता, लेकिन मुझे इस बार इस काम को करना होगा। फिर ब्लेड मोल को कहता है तुम यहीं पर छिपे रहना और मेरा इंतजार करना। फिर उसके बाद वो उस गड्ढे से निकलने के बाद सोचने लगता है मुझे इसे सिर्फ एक ही अटैक में खत्म करना होगा। फिर ब्लेड उसके तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वहीं वो जायंट मॉन्स्टर अपने पेड़ काटने में ही मगन था। फिर उसके बाद ब्लेड अपने वर्ल्ड को एक्टिवेट करता है और स्वॉर्ड में अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उस जायंट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और ये अटैक उस जायंट मॉन्स्टर को भी महसूस हो गया था, लेकिन उसे महसूस करने में काफी देरी हो गया था क्योंकि ब्लेड अपने अटैक से उस जायंट मॉन्स्टर के गले को काट देता है। फिर ब्लेड नीचे उतरकर जमीन पर बैलेंस बनाते हुए सोचने लगता है ये जबरदस्त अटैक बिल्कुल सही जगह पर लगा था। पर तभी ब्लेड सामने की तरफ देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो जायंट मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था और उसके कटे हुए गले के अंदर से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी निकलने लगा था। और उसे देखकर ब्लेड कहता है तुम लोग फिर से यहाँ भी। फिर वो जायंट मॉन्स्टर अपने बड़े से कुल्हाड़ी से ब्लेड के ऊपर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद हमें गोथे को दिखाया जाता है जो उस गड्ढे में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कैप्टन क्या आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, पर अंदर से कुछ भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। फिर गोथे कहता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस गड्ढे में कूद जाना चाहिए। फिर तभी दिखाया जाता है नॉयर को कुछ आवाज सुनाई देता है। फिर नॉयर वहां से जाने लगता है जिसे देखकर गोथे कहता है हे नॉयर तुम कहाँ जा रहे हो।
फिर तभी उसे किसी चीज की आवाज जोर से सुनाई देती है। फिर वो गांव के बूढ़े लोगों की बातों को याद करने लगता है, जहां वो कह रहे थे, मैंने जंगल से अजीब से चीखों की आवाजों को सुना था, और वो आवाज ना तो इंसान के थे और न ही जानवर के। वो इन्हीं सब चीजों को सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है। फिर उसके बाद वो अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहता है, मुझे अभी के लिए नॉइर के ऊपर भरोसा करके उसे फॉलो करना चाहिए। आखिरकार वो एक ऐसा घोड़ा है जिसे बारबेरियन लोग मानते हैं। फिर उसके बाद वो नॉयर के पीछे भागने लगता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जहां वो जायंट मॉन्स्टर ब्लेड के ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर ब्लेड चुक जाता है और उस अटैक को डॉज करके उस जायंट मॉन्स्टर के पीछे चले जाता है। फिर उसके बाद वो अपने जगह से घूमकर उस जायंट मॉन्स्टर के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, और उसके अटैक की वजह से उस जायंट मॉन्स्टर के पैर पर एक गहरा कट लग गया था। उसे देखकर ब्लेड स्माइल करते हुए सोचने लगता है अब वो अपने पैरों का यूज नहीं कर सकता। फिर तभी दिखाया जाता है वो जायंट मॉन्स्टर पीछे घूमकर अपने बड़े से कुल्हाड़ी से ब्लेड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे ब्लेड रोकने की कोशिश तो करता है पर वो रोक नहीं पाता, और वो इस अटैक से काफी दूर फेंक आ जाता है। फिर वो अपने स्वॉर्ड को जमीन पर काट कर अपना बैलेंस बना लेता है। फिर ब्लेड सोचने लगता है ये एक ऐसा अटैक था जिसमें डार्क ऑरा था, बिल्कुल उसी डेथ नाइट दुल्हन कमीने के जैसे। फिर उसके बाद उस जायंट मॉन्स्टर के सिर को दिखाया जाता है, जिस सिर को वो जायंट मॉन्स्टर उठा लेता है और उस कटे सिर को फिर से अपने गले में लगा लेता है। फिर दिखाया जाता है जो उसके गले से डार्क ऑरा निकल रहा था वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगा था, और उसका सिर बिल्कुल पहले की ही तरह जुड़ गया था, जैसे कि वो कटा ही ना हो। फिर ब्लेड सोचने लगता है इसके पास भी इमोर्टेलिटी की पावर है, इसके ऊपर मेरा अटैक काम नहीं करेगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे उसे याद करना होगा जब वॉइस ने अपने वर्ल्ड को यूज करने का परमिशन मुझे दे दिया था। और गाइस यहाँ वॉइस का मतलब ब्लेड के सिस्टम से है, जिसे मैं अब वॉइस ही कहूंगा। फिर दिखाया जाता है ब्लेड वॉइस के वर्ल्ड को महसूस कर लेता है, और वॉइस के वर्ल्ड को एक्टिव करने के बाद अपने स्वॉर्ड में उसके जबरदस्त ऑरा को रिलीज करने लगता है। फिर ब्लेड सोचने लगता है ये वो सेंसेशन है जब मेरा वर्ल्ड और उसका वर्ल्ड एक साथ मिला था, और उसके ऑरा को देखकर वो जायंट मॉन्स्टर भी हैरान होता है। फिर ब्लेड उस जायंट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, और वहीं वो जायंट मॉन्स्टर भी अटैक कर देता है, और जायंट मॉन्स्टर का अटैक ब्लेड को लगने वाला ही होता है, पर ब्लेड इतना तेजी से झुकता है कि उसका आफ्टर इमेज बन जाता है और वो अटैक उसके आफ्टर इमेज को लग जाता है। फिर ब्लेड उस मॉन्स्टर के पेट के ऊपर कट मारकर आगे चले जाता है। फिर वो जमीन पर बैलेंस बनाने के बाद वापस से उस मॉन्स्टर के ऊपर कई सारे अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। फिर ब्लेड कहता है मैं तुम्हें तब तक काटते रहूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। फिर उसके बाद चांदनी रात में सिर्फ उस जायंट मॉन्स्टर के खून को दिखाया जाता है। फिर हमें उस जायंट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर ब्लेड ने बहुत सारे कट लगाए थे, और ब्लेड के इतने काटने के बावजूद भी वो जायंट मॉन्स्टर हार नहीं मानता और ब्लेड के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ ब्लेड काफी थक गया होता है। फिर उसके बाद वो जायंट मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है और पीछे हटकर उससे दूर आ जाता है। फिर उसके बाद ब्लेड जोर जोर से हाँफने लगता है। फिर में उस जायंट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके बॉडी पर जितने भी कट थे वो सभी हील हो जाते हैं। फिर उसके बाद ब्लेड सोचने लगते हैं मैंने उसके हाथों और पैरों को काट दिया, यहाँ तक कि मैंने उसके दिल और फेफड़ों को भी काट दिया, उसके पेट और अतड़ियों को भी अपने स्वॉर्ड से चीर दिया। इसके बाद भी वो मर नहीं रहा। वॉइस ने कहा था कि उसने हेडलेस डेथ नाइट को खत्म कर दिया था। क्या अभी भी मेरे वर्ल्ड में उसे खत्म करने की पावर नहीं है? अपने आप की ही बेइज्जती करने का समय नहीं है। मुझे बस अपने शॉट को अच्छे से स्विंग करने की जरूरत है। अगर तुम्हारे बॉडी पार्ट को काटने से काम नहीं चलेगा तो मैं तुम्हारे पूरी बॉडी की टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर दिखाया जाता है वो जायंट मॉन्स्टर हंसने लगता है। उसे देखकर ब्लेड कहता है हंसने की हिम्मत मत करो, तुम मरने वाले हो। फिर तभी ब्लेड देखता है उस जायंट मॉन्स्टर के पीछे से कोई चमकती हुई चीज आ रही थी, जिसे देखकर ब्लेड सोचने लगता है आखिर वो क्या है। फिर तभी वहां की जमीन हिलने लगती है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि ब्लेड का घोड़ा नॉइड था, जो अपनी यूनिकॉर्न पावर को एक्टिव करके आ रहा था, जिसे देखकर उन दोनों का ध्यान नॉइड की तरफ चले जाता है। पर जायंट मॉन्स्टर उसे देखने में देरी कर दिया था, क्योंकि नॉइड वहां आकर सीधा उस जायंट मॉन्स्टर को ही टक्कर मारता है, और इससे उस जायंट मॉन्स्टर की भी चीखें निकल गई थी। और इस टक्कर का फोर्स इतना ज्यादा था कि वो जायंट मॉन्स्टर काफी दूर फेंका जाता है। फिर उसके बाद वो खड़े होकर जोर से गुर्राने लगता है। उसे देखकर ब्लेड काफी खुश होते हुए कहता है आखिर तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? चलो मुझे देखने दो, तुम्हें तो कहीं भी चोट नहीं लगी है। उसके बाद उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है और वो मुड़कर देखता है तो वहां पर वो जायंट मॉन्स्टर अपने हाथ से अपने पेट को पकड़कर खड़ा था, जिसे देखकर ब्लेड भी काफी हैरान हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है ये क्या है, क्या उसका चोट हील नहीं हो रहा है? क्या इसका मतलब नॉय का स्पिरिट पावर उसके ऊपर काम कर गया? फिर उसके बाद ब्लेड स्माइल करते हुए सोचने लगता है मैंने सही सोचा था।
अभी सतर्क हो गए हैं, अगर ऐसी बात है तो। फिर उसके बाद ब्लेड नॉयर के ऊपर बैठ जाता है और वॉइस के वर्ड को एक्टिव करते हुए कहता है, आगे बढ़ो नॉयर। फिर उसके बाद बताया जाता है, इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितनी भी चमकदार चीज क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो तुमसे वो कोई भी छीन सकता है। और दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो दूसरों की चीजों को छीनकर और उनके आंसू को कुचलकर उनके ऊपर जीते हैं। पर वो आदमी जो अपने शॉट को पकड़कर उनके बदले खड़ा होता है, जिनके पास अपने आप को बचाने की ताकत नहीं है, जिसे स्वॉर्ड मास्टर कोड में कहते हैं एक नाइट। फिर उसके बाद ब्लेड नोएक के साथ उस जियांट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वहीं वो जियांट मॉन्स्टर भी तैयार होता है। फिर वो नोएक के ऊपर अपने कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है, पर ब्लेड उस कुल्हाड़ी को अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है और वहीं नोएक अपने सिर से उस जियांट मॉन्स्टर के पेट पर अटैक कर देती है और इस अटैक से उस जियांट मॉन्स्टर की हालत खराब हो जाती है। और इस अटैक का फोर्स इतना ज्यादा था कि वो जियांट मॉन्स्टर काफी दूर फेंका जाता है और वो जिस जगह टकराया था वो जगह भी तबाह हो गया था। पर ब्लेड अभी भी नहीं रुकता और आगे बढ़ने लगता है। वहीं वो जियांट मॉन्स्टर खून की उल्टियां करने लगा था। फिर ब्लेड सोचने लगता है ये काम कर रहा है, नॉयर के अटैक से उसे काफी ज्यादा चोट लग रहा है। फिर तभी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर पीछे हट जाता है, जिसे देखकर ब्लेड भी हैरान हो जाता है। फिर वो जियांट मॉन्स्टर उस पेड़ के सहारे खड़ा हो गया था, जिसे देखकर ब्लेड नॉयर को रुकने के लिए कहता है। फिर दिखाया जाता है जियांट मॉन्स्टर अपने कुल्हाड़ी को नीचे गिरा देता है और वो अपने दोनों हाथ को फैलाकर एक पकड़ने की पोजीशन में आ जाता है। उसे देखकर ब्लेड सोचने लगता है, क्या वो हम पर अटैक करने में कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए वो हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता था इससे निपटना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। ये जानता है कि एकमात्र नॉयर ही इसके लिए खतरा है। इसके अलावा अगर हम अटैक करते हैं और वो वहां से हट जाता है तो उसके पीछे का पेड़ जो स्पिरिट का ओरिजिन है उसके ऊपर अटैक लग जाएगा। हमें अभी क्या करना चाहिए? फिर तभी दिखाया जाता है वहां पर वो मोल आ गया था और वो उसके स्वॉर्ड के टिप को पकड़ लिया था जहां पर वो येलो स्टोन था। फिर ब्लेड अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ कब आए? यहाँ रहना खतरनाक है, जल्दी से उस गड्ढे में जाकर छिप जाओ। फिर दिखाया जाता है वो मोल चमकने लगा था, जिसे देखकर ब्लेड भी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से वो येलो स्टोन चमकने लगा था। फिर ब्लेड सोचने लगता है ये तो एल्फ का एम्बर है जो इससे रेजोनेट कर रहा है, और गाइस वो येलो स्टोन ही एल्फ का एम्बर है। फिर उसके बाद दिखाया जाता उस जियांट मॉन्स्टर के पीछे जो ट्री था, जो स्पिरिट का ओरिजिन भी था, उसके अंदर से सेम वैसे ही रोशनी निकल रहा था जो एल्फ एम्बर के अंदर से निकल रहा था। फिर दिखाया जाता है ब्लेड के शॉट से येलो कलर का ऑरा निकल रहा था, जिसे देखकर ब्लेड सोचने लगता है ये तो स्पिरिट ब्लेसिंग है, इस पावर के साथ मैं इसे काट सकता हूँ। फिर वो मोल चंप करके ब्लेड के आर्मर के अंदर चले जाता है। फिर उसके बाद वो वहां से निकलता है। फिर वो इशारा करते हुए अपने लैंग्वेज में कुछ बोलने लगता है। फिर ब्लेड स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है मैं समझ गया। फिर वो नॉयर को कहता है, चलो नॉयर अब इसे खत्म करते हैं। फिर उसके बाद वो जियांट मॉन्स्टर भी नीचे झुकता है और जोर से दहाड़ते हुए उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो जैसे ही ब्लेड को देखता है वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ब्लेड उसे कोई खतरनाक ड्रैगन लग रहा था, जिसे देखने के बाद वो जियांट मॉन्स्टर पीछे मुड़ जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन इस बार उसकी किस्मत बुरी थी क्योंकि ब्लेड अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर उसके बाद हमें किसी दूसरी जगह एक जलती हुई मोमबत्ती को दिखाया जाता है और वहां उसी तरह कई सारी मोमबत्तियां थीं। फिर उसके बाद वो मोमबत्ती बुझ जाती है और वहीं पर एक औरत थी जिसका नाम लामात्सु था और इसे आपने सीजन 1 में भी देखा होगा। फिर वो कहते हैं टॉबरेचिटी की रोशनी बुझ गई है, आगे बढ़ो और वहां जाकर कंफर्म करो। और वहां पर एक डेथ नाइट था जो कहता है, ठीक है लामात्सु। फिर लामात्सु सोचने लगती, सिर्फ वही सोल जो अपनी लिमिट को पार कर चुका हो, सिर्फ वही मेरे कर्ज को तोड़ सकता है। उस जैसे दूर दराज के किनारे वाले इलाके में उस लेवल का आदमी नहीं होना चाहिए था। मैं ये सोचकर हैरान हूँ आखिर वो कौन हो सकता है। उसके बाद हमें वहीं पर एक पेड़ को दिखाया जाता है जिसके नीचे वही स्ट्रॉबेरी वाली बच्ची छिपी हुई थी। फिर तभी उसे वहाँ किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती है और वो लोग उस बच्ची के पास आने लगते हैं। फिर वो सोचने लगते हैं, क्या ये विलेज के लोग हैं जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। और वो बोलने वाली होती है, मैं यहाँ पर हूँ, पर तभी वो चुप हो जाती है और नहीं बोलती है। फिर वो सोचने लगते हैं, इस आवाज को मैंने पहले कभी नहीं सुना है। क्या हो अगर ये विलेज के लोगों के बदले बैंडिट हो तो? और इसके अलावा वो मॉन्स्टर भी यहीं आसपास है। फिर तभी वहां पर कोई आ जाता है जिसे देखकर उस बच्चे को लगता है कि वो मॉन्स्टर है और वो अपने दोनों हाथ से अपने मुंह को बंद कर लेती है। फिर दिखाया जाता है ये ब्लेड होता है जो वहां के बेलों को हटाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया।
और उसके ऐसे लुक को देखकर वो बच्ची चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती हैं, जिसे सुनकर मोल और गोथे ने अपने हाथों से कान को ही ढक लिया था। फिर वो बच्चे कहते हैं, तुम तो वही हो जिसने मुझे बचाया था। और वो ये बात मोल को कह रही होती है। फिर उसके बाद मोल अपने पास से स्ट्रॉबेरी निकालकर उसे देने लगता है, जिसे देखकर वो बच्ची एक पल के लिए तो चुप रहती है, फिर अगली पल वो फिर से रोने लगती है। फिर उसके बाद ब्लेड अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, चलो घर वापस चलते हैं। फिर उसके बाद वो बच्चे पे दौड़ते हुए ब्लेड को जाकर गले लगा लेती हैं और सब खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद बताया जाता है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खास है तो तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, और जो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं और आखिर में जिंदा रहने के लिए उन्हें पूरी जिंदगी भटकना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ से लावा नीचे गिर रहा था और वहाँ पर एक ड्वार्फ था। फिर तभी वहाँ कोई आते हुए कहता है, यहाँ की आग अभी भी नहीं बुझी है। फिर वो ड्वार्फ कहता है, किसी न किसी को इस अंत तक देखना होगा। फिर उसके पीछे खड़ा आदमी कहता है, कितनी राहत की बात है, मुझे आने में देर नहीं हुई। फिर वो एक थैली को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं यहाँ कमीशन देने आया हूँ। फिर वो ड्वार्फ कहता है, क्या अभी? फिर उसके पीछे खड़ा आदमी उस थैली को खोल देता है जिसके अंदर किसी तरह का मटेरियल था। उसे देखकर ड्वार्फ हैरान होते हुए कहता है, ये तो एक ऐसा मेटल है जिसे सिर्फ इटर्नल फ्लेम ही टेम्पर कर सकता है। फिर वो आदमी कहता है, इस फर्नेस के आखिरी मास्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसे मेरे लिए बना दो। फिर वो ड्वार्फ कहता है, क्या फोर्स करना है, पर क्या बनाना है? फिर उसके बाद उस आदमी को दिखाया जाता है जो अपने हुडी को उतारता है, और ये कोई और नहीं बल्कि ब्लेड का वॉइस था, जो कहता है, मुझे ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड बनाना है। जिसकी बात सुनकर वो ड्वार्फ भी हैरान हो जाता है। फिर वॉइस अपने वर्ल्ड को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मैं प्राइम ड्रैगन ऑफ परफेक्शन को मार दूंगा। और गाइस, ये एक सपना था जिसे ब्लेड ने देखा था। फिर प्रेजेंट टाइम में ब्लेड अपने शॉट के साथ नदी के किनारे बैठा होता है। फिर तभी वहाँ पर गोथे आते हुए कहता है, कैप्टन आप यहाँ क्या कर रहे हो? फिर ब्लेड कहता है, मेरी नींद बहुत खराब रही। फिर गोथे कहता है, खैर किसने सोचा होगा सेंट्रल रीजन के एक किनारे इलाके में हमारा सामना एक इस तरह के खतरनाक मॉन्स्टर से होगा। आपने कहा था कि उस मॉन्स्टर का लाश धुएं की तरह गायब हो गया, वो भी बिना किसी निशान के। फिर ब्लेड सोचने लगता है, ये बिल्कुल उसी की तरह था, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये उसी चीज के साथ कनेक्टेड है। फिर ब्लेड कहता है, हमें इस रिपोर्ट को सर जोसेफ को देना होगा। फिर गोथे कहता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं है, क्या हमें इसे कुरियर से भिजवा देना चाहिए? फिर ब्लेड कहता है, कुरियर काम नहीं करेगा, वैसे भी सर्दी के मौसम में ट्रेवल करना काफी मुश्किल होता है और उसे पहुँचने में भी काफी लंबा समय लगेगा। क्या इस सिटी के ईस्ट में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मेज है? फिर गोथे कहता है, अगर ये ईस्ट की बात है तो ये टनोवा के विट्स्काया काउंटी में हो सकता है। फिर ब्लेड कहता है, ठीक है चलो, ये हमारा अगला डेस्टिनेशन होगा, हम सुबह होते ही यहाँ से निकलेंगे। फिर गोथे भी ठीक है बोलकर वहाँ से चले जाता है। फिर उसके बाद ब्लेड वहाँ पर अकेले सोचने लगता है, मुझे यकीन है मैंने कुछ सपना देखा था, लेकिन वो सपना मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, जैसे कि वो कोई सपना नहीं मिराज हो। एक ड्रैगन को काटना, ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड, ये आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही है। क्या ऐसे हो सकता है कि वह जरा छोड़ा गया एक आखिरी फ्रेगमेंट का हिस्सा हो? फिर उसके बाद वो अपने शॉट को सिर के सामने रखकर अपने कॉन्शियसनेस के अंदर चले जाता है और सोचने लगता है, मैं अभी भी उससे कनेक्टेड हूँ। फिर वो पहले की बातों को याद करने लगता है जहाँ वॉइस ने कहा था, हम फिर से मिलेंगे वर्ल्ड के गहराई में। पर ब्लेड वर्ल्ड के उस गहराई तक पहुँच नहीं पाता और वो वॉइस से कनेक्शन कर पाने में फेल हो जाता है। फिर उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डालमिशा कह रहा था, अगर तुम जा रहे हो तो मौसम थोड़ा ठीक होने का इंतजार क्यों नहीं कर लेते, उसके बाद चले जाना। क्या तुम्हारे जल्दी जाने का कोई खास कारण है? क्या हमारी मेहमान नवाजी में कमी हो गई? फिर ब्लेड कहता है, ऐसी बात नहीं है बैरोन, मेरा जो काम था मैंने उसे पूरा कर लिया है, इसलिए मेरे जाने का समय पूरा हो गया है। फिर डालमिशा सोचने लगता है, मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं उसका और फायदा उठा पाता, पर उस आदमी की जुबान ने मुझसे बहुत सारे गोल्ड कॉइन को निचोड़ लिया और वो यहाँ पर गोथे की बात कर रहा था। फिर उसके बाद ब्लेड कहता है, बैरन जो मैंने कल कहा उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। फिर बैरन कहता है, ठीक है, मैं जौ की खेती को बढ़ाने के लिए न ही पेड़ काटूंगा और न ही जंगल जलाऊंगा। फिर ब्लेड कहता है, और हाँ, समय समय पर फॉरेस्ट को श्रद्धांजलि देना भी कोई बुरी बात नहीं है, कल रात मैंने फॉरेस्ट की इच्छा को महसूस किया था। तो गाइस मैं बता दूं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कि बिशप, प्रीस्ट, इंक्विजिटर या होली नाइट भी, जो लोग अच्छे और बुरे चीज को महसूस कर सकते हैं। इसलिए डालमिशा ब्लेड की बातें सुनकर काफी हैरान
हो गया है। फिर ब्लेड कहता है ये श्रद्धांजलि गॉड के लिए है जिन्होंने मुझे जीतने के लिए ब्लेस किया। फिर डालमेशिया एक कॉइन को देखते हुए सोचने लगता है वो स्पिरिट के लिए मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि वो गॉड के लिए इसे एक श्रद्धांजलि की तरह कह रहा है। आखिर एक बारबारिक नॉर्थर्न नाइट इतना नोबल कैसे हो सकता है? तो गाइज मैं बता दूं, जो मोल है वो एक अर्थ स्पिरिट भी है और ब्लेड इनडायरेक्टली उसे जौ के बीजों को खाने देने की बात कर रहा है और इसे डालमेशिया भी समझ गया था, जिसे सोचने के बाद वो ब्लेड को एक सच्चा नाइट समझने लगा था। फिर वो ग्रीटिंग करते हुए कहता है आपका हमारे बारे में इतना ज्यादा सोचने के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। फिर ब्लेड भी ग्रीट करते हुए कहता है मैं डॉबरे चीटी के खुशहाली के लिए प्रे करते रहूंगा। फिर वो डॉबरे चीटी के झंडे को देखकर सोचने लगता है तुम भी अपना ख्याल रखना। और वो असलियत में डॉबरे चीटी के झंडे के पीछे उस पेड़ को कह रहा था जो स्पिरिट का ओरिजिन है। फिर बताया जाता है स्पिरिट को जीने के लिए प्रेजेंस की जरूरत होती है, किसी का मेमोरी जो उनके बारे में सोचता है, फीलिंग जैसी चीजें ही स्पिरिट को इस जमीन पर रहने देती है। बिल्कुल वैसे ही फीलिंग जैसे कि एक डरी और छिपी हुई बच्चे को बचने के बाद महसूस हुई थी। अब तुम्हें भुलाया नहीं जाएगा। आज वो दिन है जब चमकता हुआ येलो स्टार डॉबरे चीटी के फॉरेस्ट में फिर से वापस आ चुका है। गाइस यहाँ पर येलो स्टार का मतलब मोल से था। फिर उसके बाद हमें बिशप को दिखाया जाता है जो शायद अभी भी बैजेट काउंटी में था। फिर उसके बाद हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जो खिड़की से देखते हुए कहता है क्या तुम्हें पता चला यहाँ कौन आने वाला है? उसके पीछे जगर होता है जो कहता है वे कह रहे थे कि यहाँ ड्यूक ड्रैगुलिया का बायोलॉजिकल बेटा आने वाला है और वो ड्रैगन किलर नाइट कैप्टन मिर्सिया का हाफ ब्रदर भी है। फिर उसके बाद जोसेफ सोचने लगता है वो ड्रैगन ब्लड ड्यूक का बेटा है और मिर्सिया ड्रैगुलिया का हाफ ब्रदर भी है, तो इसका मतलब वो जरूर वही होगा। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर 2 फ्लैग था जिसमें से एक ब्लैक और दूसरा गोल्डन ड्रैगन था और इसमें से ब्लैक ड्रैगन का एम्बलम हमारे ब्लेड के बैनर में भी है और जिसे शायद कैप्टन मिर्सिया ने दिया है। फिर उसके बाद वहाँ पर कोई आने लगता है और उसे देखकर बिशप पियर अपने दोनों हाथ फैलाकर स्वागत करने लगता है। फिर बताया जाता है इसका नाम राडू ड्रैगोलिया है। फिर उसके बाद बताया जाता है राडू ड्रैगोलिया मिर्सी ड्रैगोलिया के साथ ड्रैगन किलर नाइट्स का वो एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। उसने अनगिनत ड्रैगन को मारा है और वो एक आउटस्टैंडिंग नाइट है और एम्पायर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक है। आखिरकार वो ड्रैगन के ब्लड वाले फैमिली से आता है। उसका फेम ही इतना ज्यादा है जैसे लगता है कि वो रूटिकर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ड्रैगन किलर नाइट्स फिर से नॉर्थ में क्यों आए हैं? उनके यहाँ आने का मतलब है ये ड्रैगन से रिलेटेड है या हमारे लिए कोई खतरा है। फिर जोसेफ कहता है क्या हाल ही में ड्रैगन से रिलेटेड इंसिडेंट हुआ है जैसे कि डेथ फॉर्म लिंड ब्लूम के जैसे किसी का दिखाई देना। फिर जगर कहता है ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है और इसके अलावा नॉर्थन बॉर्डर की रिपोर्ट में भी किसी भी ऐसे इंसिडेंट का जिक्र नहीं था। फिर जोसेफ सोचने लगता है मुझे अजीब क्यों लग रहा है, कुछ तो ऐसा इम्पोर्टेंट चीज है जिसे मैं मिस कर रहा हूँ। फिर तभी वहाँ वार्डन आते हुए कहता है लॉर्ड जोसेफ इस तुरमा से हमें एक अर्जेंट न्यूज मिला है। बैजेट की आई नॉर्थ में अजीब तरह से घूमते हुए पाया गया है, जिसे सुनने के बाद दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर जोसेफ एक लेटर को पढ़ते हुए सोचने लगता है ऐसा लगता है यही मेरी परेशानियों की जड़ है। फिर जोसेफ कहता है इस बार मेरा अंदाजा गलत था, वो सोआर के पावर में इंटरेस्टेड नहीं थे, यह मेरी गलती है, मैं उसे समझ नहीं पाया जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक्सोसिज्म का काम किया है। फिर जगर कहता है आपके कहने का क्या मतलब है? फिर जोसेफ कहता है नॉर्थन चर्च जो वेटिकन से बिलोंग करता है, वेटिकन और ड्रैगन किलर नाइट बैरोनी उस्मान के मौसम की तरफ बढ़ रहा है। फिर जगर कहता है क्या इसका मतलब ये है? फिर जोसेफ कहता है हाँ, जो बिशप पियर असली में चाहता है वो है एक होली वॉर। फिर उसके बाद हमें ब्लेड और गोथे को दिखाया जाता है जो लोग भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहे थे और उनके सामने कुछ मर्सनरीज होते हैं जो कहते हैं आराम से खाओ, यहाँ कोई भी आपसे खाना छीनने नहीं वाला है। फिर वो मर्सनरीज आपस में बात करने लगते हैं, आखिर वो लोग जंगल में कितने समय से भटक रहे थे। फिर दूसरा कहता है ऐसा लगता है वो काफी लंबे समय से भूखे थे। फिर ब्लेड खाना खाने के बाद कहता है मुझे अब बहुत बेहतर महसूस हो रहा है, आपका शुक्रिया, अगर हम आपसे नहीं मिले होते तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। फिर वो मर्सनरी लीडर कंफ्यूज होते हुए सोचने लगता है मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में कभी ऐसा भी सुनूंगा। फिर वो सभी लोग ब्लेड को घूर घूर के देखने लगते हैं, जैसे देखकर ब्लेड को कुछ समझ में नहीं आता। फिर मर्सनरी लीडर कहता है आप सेंट्रल से नहीं लगते। फिर ब्लेड कहता है मैं नॉर्थ से हूँ। फिर मर्सनरी लीडर कहता है क्या नॉर्थ से? फिर ब्लेड कहता है क्या मैंने अभी कोई गलती कर दी है? फिर वो मर्सनरी लीडर कहता है नहीं सर, मैं पहली बार किसी नॉर्थ के आदमी से मिल रहा हूँ इसलिए मैं काफी हैरान हूँ। हम जैसे मर्सनरीज जिसे कचरे की तरह ट्रीट किया जाता है, हमने पहले कभी भी आप जैसे एक हाई रैंकिंग पोजीशन वाले आदमी के मुंह से शुक्रिया नहीं सुना। फिर ब्लेड सोचने लगता है ऐसा लगता है नॉर्थ के मुकाबले में सेंट्रल रीजन में नोबल और मामूली लोगों के बीच कुछ
कुछ ज्यादा ही भेदभाव किया जाता है। फिर मर्सनरी लीडर कहता है वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? फिर ब्लेड कहता है हम विट्स्काया काउंटी के टर्नोवो जा रहे हैं। फिर मर्सनरी लीडर कहता है क्या ही कोइंसिडेंस है, हम भी टर्नोवो जा रहे हैं। फिर गोथे कहता है यह तो बहुत अच्छी बात है कैप्टन, अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं तो हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। फिर वो मर्सनरी लीडर को कहता है मुझे तो आपसे मिलने से पहले ऐसा लग रहा था कि हम जंगल में खो जाएंगे और भूख से मर जाएंगे। उसकी बातें सुनकर ब्लेड मन ही मन कहता है अपनी बकवास बंद करो पागल बेवकूफ कहीं के, हम उन्हें जानते भी नहीं है तो हम उन्हें कैसे फॉलो कर सकते हैं? अगर क्या हो वो हमारा फायदा उठाना चाहते हो तो हम फिर से किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। पर वहीं गोथे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो मर्सनरी लीडर उठते हुए कहता है मेरा नाम स्टीफन है और हम थॉर्नेट्री मर्सनरीज हैं। फिर ब्लेड अपने नाम को सुआर का ब्लेड बोलने वाला होता है पर वो रुक जाता है और अपना नाम बस ब्लेड बताता है। फिर स्टीफन कहता है हमारा आपके साथ ट्रैवल करना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग विट्स्काया काउंटी के टर्नोवो में पहुंच गए होते हैं। फिर स्टीफन बताता है टर्नोवो एक ऐसा सिटी है जो ईस्ट के एल्फ के साथ एक ट्रेडिंग हब माना जाता है, इसलिए कई सारे मर्चेंट और मर्सनरीज यहाँ पर आते हैं। फिर ब्लेड कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर स्टीफन सोचने लगता है वो बहुत यंग है और एक नाइट भी है, इसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना मेरे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। फिर वो कहता है मुझे यहाँ पर कुछ अच्छे जगहों के बारे में पता है, क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? फिर ब्लेड कहता है कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो बस इस जगह के लॉर्ड से मिलना है। फिर स्टीफन कहता है क्या ऐसी बात है? काउंट का एस्टेट इस सिटी का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, हम सामने वाले इनमें रुकेंगे, इसलिए आपको कुछ मदद की जरूरत होगी तो आप हमारे पास आ सकते हैं। फिर ब्लेड कहता है मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। फिर स्टीफन कहता है मैं उम्मीद करता हूँ हम फिर से मिलेंगे। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर ब्लेड कहता है मुझे बाद में उन्हें ड्रिंक पिलाना चाहिए। फिर गोथे कहता है आपको उनके लिए कुछ महंगा चीज खरीदना चाहिए। फिर ब्लेड कहता है पर क्यों? फिर गोथे कहता है उनके इक्विपमेंट को देखते हुए और कासल गेट में इंस्पेक्शन भी जल्दी खत्म हो गया था, ऐसा लगता है कि सेंट्रल में उनके पास काफी अच्छा पोजीशन है। फिर ब्लेड कहता है अच्छा ऐसी बात है, उनके बारे में जानना भी कोई गलत बात नहीं है, चलो हमें इस सिटी के सबसे बड़े बिल्डिंग में जाना है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ब्लेड वहाँ पहुँच गया होता है और वो दोनों उसे देखकर काफी हैरान हो गए थे क्योंकि सच में वहाँ के लॉर्ड का एस्टेट काफी ज्यादा ही बड़ा था और ब्लेड वहाँ के दरवाजे पर खड़ा था। फिर तभी वहाँ का गेट कीपर कहता है आप कौन हो? फिर ब्लेड कहता है मैं बैजेट का नाइट ब्लेड हूँ, मैं यहाँ के लॉर्ड से एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। फिर वो गेट कीपर कहता है रिक्वेस्ट बताओ, मैं उन्हें बता दूंगा। फिर ब्लेड कहता है मुझे अपने लॉर्ड को कुछ जरूरी बात बताना है, इसलिए मैं मेज के टेलीग्राम को कुछ समय के लिए यूज करना चाहता हूँ, प्लीज उन्हें बताएं कि ये मुसीबत में फंसा हुआ नाइट काउंट से अपनी दया दिखाने की भीख मांग रहा है। फिर वो गेट कीपर कहता है ठीक है मैं समझ गया, कुछ समय के लिए रुको। फिर गोथे कहता है क्या हमें रहने के लिए बाद में इन खोज लेना चाहिए क्योंकि हमें इनवाइट किया जा सकता है। फिर ब्लेड भी ठीक है कह देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सुबह से शाम हो जाता है और शाम से रात हो जाता है और वो लोग अभी भी गेट पर खड़े इंतजार कर रहे थे। फिर ब्लेड सोचने लगता है मैंने इस सिचुएशन को पहले भी एक्सपीरियंस किया है। फिर गेट कीपर कहता है मुझे यकीन नहीं है आपका जवाब कब मिलेगा। फिर ब्लेड कहता है ये एक सिंपल रिक्वेस्ट है इसलिए मैं इसका जवाब सुनना चाहता हूँ। वो गेट कीपर कहता है तो आपको इंतजार करना होगा। फिर ब्लेड कहता है कब तक? जब तक काउंट का जवाब नहीं आ जाता। फिर उसके पीछे खड़े दो और गार्ड होते हैं जो आपस में बात करने लगते हैं, वह कौन है? फिर दूसरा कहता है मुझे नहीं पता, मैंने सुना है कि वो नॉर्थ से हैं। फिर पहला वाला कहता है इसीलिए मुझे इतने समय से उस नॉर्थन बारबेरिक की बदबू आ रही थी। फिर दूसरा कहता है धीरे बोलो अगर वो सुन लेगा तो। फिर पहला वाला कहता है वो नॉर्थन बेगाबॉन्ड अगर सुन भी लेगा तो वो क्या ही कर लेगा। फिर ब्लेड सोचने लगता है क्या उसका यही मतलब था। फिर में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लावाडो कह रहा था याद रखना सेंट्रल के लोग स्पेशली सिटी हायर अप और उनके नीचे के सभी लोग एक जैसे हैं। उनका मानना है कि कॉन्टिनेंट का कोर मिडल में है और वो दुनिया के सेंटर में है। वो सोचते हैं कि उनके पास जो नोबिलिटी है वो किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, न तो वेस्ट के सूखे मिट्टी खाने वाले लोग और न ही नॉर्थन के वो लोग जिनके अंदर बारबेरियन का ब्लड मिक्स होता है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, वहाँ का डिस्क्रिमिनेशन नॉर्थ के बर्फ से भी ज्यादा ठंडी है। फिर ब्लेड कहता है हे क्या मैं तुम्हें मजाक लग रहा हूँ? फिर वो गेट कीपर कहता है नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा। फिर तभी कोथे पीछे से बैनर निकालते हुए कहता है कैप्टन। फिर ब्लेड उस बैनर को लेते हुए कहता है मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। फिर वो बैनर को जमीन पर गाड़ते हुए कहता है तुम्हारे पास परमिशन नहीं है। उसे देखकर गेट कीपर हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद ब्लेड अपने बैनर को खोल देता है। फिर वो गेट कीपर आगे बढ़ते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने फ्लैग को काउंट के स्टेट के सामने काटने की, हम इस बेइज्जती को नहीं सहेंगे। पर तभी उस गेट कीपर का नजर
उस बैनर पर बने ड्रैगन किलर नाइट्स के एम्बलम की तरफ जाती है तो वो काफी हैरान हो जाता है। फिर ब्लेड कहता है भले ही मैं एकमात्र नाइट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे काउंट के जवाब सुनने का अधिकार है, तो मैं काउंट के जवाब का इंतजार करूंगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टर्नोवो के लॉर्ड काउंट विट्स्काया का सीन दिखाया जाता है, जो कहते हैं तुम्हारी उम्र कितनी है। फिर ब्लेड कहता है मैं इस साल 18 साल का हो गया हूँ। फिर काउंट विट्स्काया कहता है 18 साल, तुमने सिर्फ 18 साल में ही एक ड्रैगन को मार डाला। फिर ब्लेड कहता है मैं उस समय 17 साल का था। फिर काउंट विट्स्काया कहता है अच्छा ऐसी बात है, मैंने सुना है कि तुमने ड्रैगन किलर नाइट्स के इंसिग्निया को अपने बैनर में लगाया है। फिर ब्लेड कहता है हाँ ये बात सही है। फिर काउंट विट्स्काया कहता है आखिर किसने तुम्हें उसे यूज करने की परमिशन दी है। फिर ब्लेड कहता है ड्रैगन किलर नाइट का कैप्टन सर मिर्सिया ड्रैगुलिया। उसकी बातें सुनकर काउंट विट्स्काया अपने खाना खाना को रोक देता है और वो सोचने लगता है ये एक घटिया नॉर्थन बारबेरियन है, और वो फिर भी एक नोबल आदमी के नाम को लेने की हिम्मत करता है। उसे अपनी औकात पता होनी चाहिए। फिर वो कहता है अगर तुमने जो कहा वो गलत निकला तो तुम्हें यही मार दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो काउंट विट्स्काया के नाइट थे वो अपने शॉट को निकालने लगते हैं। फिर ब्लेड कहता है ये बात साफ है, मैंने लिंड ब्लूम को मारा था और सर मिर्चिया ने इसे अपने आंखों से देखा था। मैंने जो कहा उसमें से एक भी बात झूठ नहीं है। फिर ब्लेड वैसे ही अपने जगह पर बैठा होता है और उसे देखकर काउंट विट्स्काया स्माइल करते हुए सोचने लगता है उसने एक बार भी अपने पलकों को नहीं झपकाया, वो काफी कॉन्फिडेंट है। फिर वो कहता है क्या तुम्हें कुछ समय के लिए मेज की जरूरत है। फिर ब्लेड कहता है हाँ, मुझे एक बहुत ही जरूरी खबर को अपने लॉर्ड को देना है। फिर काउंट विट्स्काया सोचने लगता है यहाँ एक नॉर्थन नाइट का मैजिक टेलीग्राम को उधार लेना कोई सेंस नहीं बनता, पर अगर सिचुएशन कुछ और होती तो मैं इसे मना कर देता, लेकिन मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ। फिर वो कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें किस चीज के लिए टेलीग्राम की जरूरत है, तुम काफी जल्दी में लग रहे हो। फिर ब्लेड कहता है कुछ दिनों पहले डॉबरी चिटी के फॉरेस्ट में मुझे एक ऐसा एग्जिस्टेंस मिला, वो एक ऐसा मॉन्स्टर था जो नॉर्थ में नहीं दिखाई दिया है। जब मैंने वहाँ के लोकल लोगों को उस मॉन्स्टर के बारे में डिटेल्स को बताया तो उन लोगों ने उस मॉन्स्टर को ट्रोल कहा, और इसके अलावा एक और बात, वो एक ऐसे कर्स से अफेक्टेड था जो उसे मरने नहीं देता। इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे आप उसे कितने बार भी मार दो। फिर काउंट विट्स्काया कहता है कि सच में वो नहीं मरेगा भले ही तुम उसे कितना बार भी मार दो, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर ब्लेड कहता है नॉर्थ में बिल्कुल इसी तरह का ही एक इंसिडेंट हुआ था, मुझे शक है कि ये धीरे धीरे करके किसी बुरी चीज का शुरुआत है। फिर काउंट विट्स्काया के नाइट आपस में बात करने लगते हैं, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, आखिर वो कहना क्या चाहता है। फिर काउंट विट्स्काया कहता है ये कहाँ था। फिर ब्लेड कहता है डॉबरे चिटी के हाउस डेलमिशिया, क्योंकि ये सबसे पास का सिटी था इसलिए मैंने बिना रुके ही ट्रैवल किया था। फिर काउंट विट्स्काया सोचने लगता है उसे अपने काम को देखना चाहिए, फिर भी वो मुझे वार्निंग दे रहा है। उसके आंखों के हाव भाव को देखकर लगता है कि वो मेरे पहले के बुरे बर्ताव की वजह से मुझे डांट रहा है। फिर वो कहता है नॉर्थ के आए मेहमान को क्रिस्टल बॉल को दे दो। फिर उसके बाद ब्लेड उसे शुक्रिया कहता है। फिर काउंट विट्स्काया कहता है तुम्हें बाहर इंतजार करवाने के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हाल ही में कई सारे नाइट मुझसे मिलने के लिए आए थे तो मुझे ऐसे लगा कि तुम भी उनमें से एक हो, अब तुम जाकर अपने लॉर्ड को रिपोर्ट कर सकते हो। फिर ब्लेड ग्रीट करते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर उसके बाद ब्लेड वहाँ से चले जाता है। फिर काउंट विट्स्काया कहता है इसके बारे में तुरंत पता लगाओ। फिर उसके पास खड़ा नाइट कहता है ठीक है मैं डॉबरे चीटे में अभी अपने लोगों को भेजता हूँ। फिर काउंट विट्स्काया गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है उसके बारे में नहीं बेवकूफ, इसका पता लगाओ क्या वो सच में एक ड्रैगन को मारा है। अगर वो सच में एक बेजट का नाइट है तो उस आदमी के सभी चीजों के बारे में पता लगाओ, अब चले जाओ यहाँ से। फिर उनके जाने के बाद काउंट विट्स्काया परेशान होते हुए सोचने लगता है आखिर मैंने किन बेवकूफों को पाल रखा है, इनके ऊपर तो सिर्फ पैसे बर्बाद हो रहे हैं। हालांकि उसके बातों में थोड़ा सा गुस्सा था लेकिन फिर भी वो नरमी बरत रहा था। वो शायद अपनी औकात नहीं जानता हो और वो घमंडी हो, लेकिन उसके अंदर उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भी था, वो मेरे काम आ सकता है। फिर दिखाया जाता है वो लोग मेज के पास पहुँच गए होते हैं। फिर ब्लेड कहता है क्या तुम इसे एक बार और बोल सकते हो, और उसके सामने एक मेज होता है जो कहता है ये एक मैजिक टेलीग्राम है और इसमें एक कैरेक्टर लिखने की कीमत 1 गोल्ड कॉइन है, और अगर दूरी ज्यादा हो तो कीमत और भी ज्यादा हो जाएगी। फिर गोथे कहता है क्या ये पागल हो गए हैं, हमें मुश्किल से तो बैरन डालमेशा से 10 गोल्ड कॉइन मिले हैं। फिर वो मेज कहता है पैसे के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप काउंट के मेहमान हो तो आप इसे फ्री में यूज कर सकते हो। फिर गोथे कहता है अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें
हमें पहले ही बताना चाहिए था। मुझे तो लगा था कि ये टेलीग्राम हमें कंगाल कर देगा। फिर वो मेज कहता है मुझे स्वार के वेवलेंथ का नंबर बताओ, पर ब्लेड को इसके बारे में कुछ समझ ही में नहीं आता। फिर वो मेज कहता है अगर तुम्हें किसी को टेलीग्राम भेजना है तो उसके रीजन के वेवलेंथ का नंबर तुम्हें पता होना चाहिए। फिर ब्लेड गोथे को कहता है तुम उस नंबर को जानते हो ना। फिर गोथे कहता है क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हो, और उनकी ऐसी बातें सुनकर मेज समझ जाता है कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर थोड़ी देर बाद गोथे कहता है ये राहत की बात है, अगर हम किसी और मेज के पास चले जाते तो हम वहीं पर फंस जाते। फिर ब्लेड कहता है आखिर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। फिर ब्लेड सोचने लगता है अब मैं समझ गया, अब मुझे लग रहा है कि मैं असल में बजट के बाहर आ चुका हूँ। सिर्फ शॉट चलाने का मतलब ये नहीं है कि मैं नाइट बन जाता हूँ, मुझे अभी भी काफी लंबा रास्ता तय करना है। फिर गोथे कहता है ऐसा लगता है कि हमारी शुरुआत यहाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, लेकिन अच्छा हुआ कि हमारी पहचान काउंट से हो गया। फिर ब्लेड कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर गोथे कहता है मैंने अटेंडेंट से यहाँ कुछ बातें पूछी थी और उन्होंने कहा कि ये सभी डेकोरेशन एल्फे के लिए है। फिर ब्लेड कहता है क्या ये सब डेकोरेशन एल्फे के लिए है। फिर गोथे कहता है वो कह रहे थे एल्फ अपने जमीन पर किसी को भी आसानी से नहीं आने देते हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं कि काउंट ने ट्रेड करने के एक नए रास्ते को खोल दिया है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह एल्फ के साथ बातें कर सकता है। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लेड के रूम को दिखाया जाता है और वो अपने वर्ल्ड को एक्टिव करके लेडी एलिशा के दिए हुए उस एल्फ के एम्बर को देख रहा होता है, पर कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद वो वॉइस के वर्ल्ड को एक्टिव करता है तो उस एल्फ के एम्बर में से रोशनी चमकने लगा था और उसे उसके अंदर एक पेड़ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर ब्लेड सोचने लगता है आखिर ये कौन सी जगह है, ये खूबसूरत भी है और पावरफुल भी है, पर ये किसी वजह से उदास लग रहा है। फिर वो वॉइस के वर्ल्ड को ज्यादा समय तक एक्टिव नहीं कर पाता। फिर वो सोचने लगता है जैसे उम्मीद था मैं उसके वर्ल्ड को ज्यादा समय तक मेंटेन करके नहीं रख सकता, पर मैं इसे पहले से ज्यादा अच्छे से देख पा रहा हूँ। भले ही ये अभी भी धुंधला है, लेकिन जब मेरे वर्ल्ड की गहराई बढ़ जाएगी तो मैं इसे साफ साफ देख पाऊंगा। फिर तभी उसके दरवाजे को कोई खटखटाने लगता है और वो कहता है सर ब्लेड क्या आपके पास थोड़ा समय है। फिर उसके बाद जब ब्लेड दरवाजा खोलता है तो उसके सामने काउंट विट्स्काया के नाइट थे। फिर ब्लेड कहता है क्या हुआ। फिर वो नाइट कहता है मैं तुम्हें आराम करने से रोकने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन कैसा रहेगा कि हम अभी इस पार करें। फिर ब्लेड कहता है क्या अभी एक इस पार। फिर वो नाइट कहता है ये उतना भी बड़ा नहीं है, इसे सोने से पहले बस एक वार्म अप समझो। नॉर्थ का नाइट का टर्नओवर आना यहाँ बहुत ही रेयर है, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हम नॉर्थ के शॉट का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। उसके बाद सुनकर ब्लेड उनको देखने लगता है और उस नाइट के पीछे खड़े नाइट स्माइल कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद ब्लेड स्माइल करते हुए सोचने लगता है भेदभाव करना और किसी को नीचा देखना इसे खत्म करने का एक ही तरीका है। फिर ब्लेड कहता है ठीक है, आपने मुझे टेलीग्राम सेंड करने का परमिशन दिया और मुझे सोने के लिए इतने कंफर्टेबल जगह को भी दिया, तो ये बात नेचुरल है कि वापस में मैं आपको भी कुछ दूं। फिर वो सोचने लगता है भेदभाव और नीचा देखने को खत्म करने का तरीका अपने आप को साबित करना है। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां काउंट विट्स्काया का नाइट कैप्टन काउंट को कह रहा था ये बात कंफर्म है कि वो ड्रैगन किलर नाइट का मेंबर है और इसके अलावा हमने उसके स्किल्स को भी वेरीफाई कर लिया है। हमारे बचे हुए नाइट में से कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया, यहाँ तक कि एक भी नहीं। फिर काउंट विट्स्काया कहता क्या वो सच में इतना ज्यादा ताकतवर है। फिर वो नाइट कैप्टन कहता है वो 5 नाइट जिन्होंने उसके साथ इस पार किया उनमें से 3 की इतनी बुरी तरह से पिटाई हुई है कि वो लंबे समय तक किसी मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर काउंट विट्स्काया चाय के कप को टेबल पर रखते हुए कहते हैं और तुम्हारे बारे में क्या। उसकी बातें सुनकर वो नाइट कैप्टन कुछ सोचने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लेड के सामने वो नाइट कैप्टन खड़ा था और वो नाइट कैप्टन सामने की तरफ देखकर काफी हैरान हो गया था क्योंकि ब्लेड ने बड़े ही आसानी से वहाँ के 5 नाइट को हरा दिया था। फिर प्रेजेंट टाइम में वो नाइट कैप्टन कहता है अगर मैं उसके साथ इस पार करता तो 10 में से 9 बार मैं जीतता। उसकी बातें सुनने के बाद काउंट विट्स्काया सोचने लगता है यहाँ तक कि टर्नओवर का ग्रेटेस्ट शॉट भी एकमात्र 18 साल के बच्चे के खिलाफ पूरी तरह से जीत नहीं सकता। फिर काउंट विट्स्काया कहता है क्या मुझे उन गार्ड को वार्निंग देने के लिए उन्हें गले से लटका देना चाहिए। और गाइस काउंट विट्स्काया यहाँ पर गेट कीपर की बात कर रहा था जिन लोगों ने ब्लेड के बारे में उसे ठीक से इन्फॉर्म नहीं किया। फिर वो सोचने लगता है वो एक असली टैलेंट है, फिर भी मैं उसे पहचान नहीं पाया। उसका हमारे साथ फर्स्ट इम्प्रेशन ठीक नहीं गया, मैंने उससे बाहर में इतनी ठंड में इंतजार करवाया। फिर वो कहता है अगर वो थोड़ा और समझदार होता तो ज्यादा अच्छा होता। फिर उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काउंट विट्स्काया कहता है मैंने सुना था कि नॉर्थ में टी कल्चर उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। फिर ब्लेड कहता है हाँ, वहाँ उबले हुए पत्ते पीने के बजाय शराब पीना पसंद करते हैं। फिर काउंट विट्स्काया कहता है ये एल्फ की चाय है, इसे ईस्ट के किनारे के फॉरेस्ट से लाया जाता है।
और इसका स्पेशली प्रोसेसिंग किया जाता है। हमारे टेरिटरी का मेन बिजनेस एल्फ के स्पेशलिटीज से कनेक्शन है। सेंट्रल रीजन के लोग अपने से रिलेटेड किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं रहते, पर मिस्टीरियस इकोलॉजी जहाँ के रेस की जिंदगी काफी लंबी होती है वो सेंट्रल नोबल्स के इमेजिनेशन को बढ़ा देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये रूमर फैला हुआ है कि एल्फ के चाय लोगों की लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता है, इसलिए इसकी कीमत गोल्ड से भी ज्यादा महंगी है। फिर ब्लेड कहता है क्या ये रूमर सच है? फिर काउंट विट्स्काया कहता है मुझे नहीं पता कि ये लोगों के लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता है या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा है और ये खांसी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फिर ब्लेड खांसी का नाम सुनकर जोसेफ को याद करने लगता है क्योंकि उसे भी खून का खांसी हुआ करता था। फिर ब्लेड सोचने लगता है भले ही उन्होंने मुझसे छिपाने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कई बार उनके कंधे को कांपते हुए देखा है, वो शायद इस सर्दी को आराम से गुजार पाएंगे। फिर उसके बाद काउंट विट्स्काया कुछ सोचने लगता है, फिर वो स्माइल करते हुए कहता है क्या मैं इसे तुम्हारे लिए अलग से रख दूं? उसकी बातें सुनकर ब्लेड सोचने लगता है और वहीं काउंट विट्स्काया स्माइल कर रहा होता है। फिर ब्लेड सोचने के बाद कहता है हमेशा किसी न किसी के काइंडनेस दिखाने के पीछे भी कोई कारण होता है। फिर काउंट विट्स्काया हंसते हुए कहता है जैसे कि मैंने सोचा था, नॉर्थन केनाइट में बहुत हिम्मत होती है। फिर वो सोचने लगता है वो मामले नॉर्थ के लोगों से बिल्कुल अलग है, वो खुलेआम बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिर वो कहता है तुमने मुझे समझ लिया क्योंकि मैं तुम्हारे ड्रैगन को मारने के स्किल का वैल्यू करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाल ही में एक आदमी मेरे ट्रेड के रास्ते में छिपकर मेरे सामान को लूट रहा है, ये मेरे लिए सच में काफी परेशानी भरा है। फिर ब्लेड कहता है क्या वो बैंडिट है? फिर काउंट विट्स्काया कहता है शायद नहीं, उस कारवान को एस्कॉर्ट करने वाले सभी नाइट उसके हाथों से मारे गए। फिर वो सोचने लगता है हालांकि वो इस बेजेट के नाइट से कमजोर थे, लेकिन फिर भी वो एक सेंट्रल रीजन के नाइट थे। फिर ब्लेड कहता है यहाँ तक कि आपके भी नाइट उसे संभाल नहीं पाए तो मैं उससे कैसे निपट सकता हूँ। फिर काउंट विट्स्काया कहता है सिर्फ सैन रोजिनो ने नहीं बल्कि तुम्हें कई सारे नॉर्थन हाउसेस ने भी रिकॉग्नाइज किया है, मतलब वो तुम पर भरोसा करते हैं और ये काफी है तुम्हारे स्किल को साबित करने के लिए कि तुम इसके लायक हो। फिर वो टेबल पर गोल्ड कॉइन के थैले को रखते हुए कहते हैं मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो स्किल्स की वैल्यू करता है और उनकी अच्छी कीमत देता है। अगर तुम उस अनजान लुटेरे को भगा देते हो तो मैं तुम्हें इसके बदले में और भी ज्यादा पैसा दूंगा। उसकी बातें सुनने के बाद ब्लेड एक पल के लिए सोचने लगता है, फिर वो कहता है अकेले इसे करना मेरे लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। फिर काउंट विट्स्काया कहता है ठीक है, सिर्फ उसे भगाना ही काफी होगा, भले ही ये थोड़े समय के लिए क्यों ना हो। फिर वो सोचने लगता है तुम सिर्फ एक सस्ते नाइट हो जिसका मैं अभी यूज कर रहा हूँ, अगर तुम मेरे प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर देते हो तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया होगा, लेकिन अगर तुम उसे रोक सकते हो तब तक मैं एक सच में फेमस नाइट को बुला लूंगा जो इस काम को करेगा, तब तक के लिए तुम कुछ पैसों को कमा सकते हो। फिर ब्लेड कहता है मैं समझ गया, लेकिन काश मुझे गोल्ड कॉइन के अलावा कुछ और मिल जाता। फिर काउंट विट्स्काया कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं एक वॉन्डरिंग नाइट के तौर पे एक बड़े दुनिया को दिखना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो मुझे कम से कम एल्फ के जंगल में जाना चाहिए और मुझे वो चाय का डिब्बा भी चाहिए, वो खांसी के लिए बहुत अच्छी होती है। उसकी बातें सुनकर काउंट विट्स्काया सोचने लगता है ये बच्चा, मुझे लगा था कि ये एक नया नाइट है जिसे दुनिया की समझ नहीं है, जो वो चाहता है वो बोल रहा है और वो इसे इतने रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा है कि मैं इसे मना भी नहीं कर सकता। आखिर इस दुनिया में कौन है जिसने इस जैसे प्रोडक्ट को बनाया है? फिर काउंट विट्स्काया कहता है इन कंडीशन के साथ सिर्फ अटैकर को रोकना ही काफी नहीं होगा, एक इंसान को एल्फ के इलाके में जाने देना ये एक ऐसी चीज है जो मेरे लिए भी काफी परेशानी भरा है। फिर ब्लेड कहता है काउंट क्या एल्फ भी ट्रेड को पहले की तरह वापस लाना चाहते हैं? क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ब्रिज के ऊपर कैरेज खड़ा था और उस कैरेज के नीचे एक आदमी छिपा हुआ था और उस कैरेज को एस्कॉर्ट करने वाले नाइट वहाँ पर मरे पड़े थे। फिर तभी उस आदमी के पास एक दूसरा आदमी आता है और वो उस कैरेज को उठा लेता है जहाँ पर कैरेज के नीचे पहले वाला आदमी छिपा हुआ था। फिर वो कहता है क्या तुम्हारे पास अंदर में एल्फ के सामान है? फिर कैरेज के नीचे छिपा हुआ आदमी अपने सिर को पटकते हुए कहता है हाँ प्लीज मेरे जान को छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। फिर उसके बाद वो आदमी उसे छोड़कर गैरेज के दरवाजे के पास चले जाता है और उसे खोलते हुए उसके अंदर के सामान को गौर से देखने लगता है। फिर उसके बाद वो उस गैरेज को ब्रिज के नीचे फेंक देता है। फिर उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमें वहाँ पर थॉर्नट्री मर्सनरी के लीडर स्टेफन को दिखाया जाता है जो कहता है क्या आप इसीलिए मुझे अपने साथ लेकर आए हो? और उसके बगल में ब्लेड था जो कहता है हाँ कुछ ऐसा ही। फिर स्टीफन कहता है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आपने मुझे एक घोड़ा भी उधार दिया है और इतनी बड़ी कमीशन फी को भी दिया है।
पर वो मुझे इतनी तीखी नजरों से देख रहे हैं जैसे कि मैंने उनका कुछ बिगाड़ दिया हो। क्या आपने उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा है कि वो लोग आपको लगातार घूरते जा रहे हैं? फिर ब्लेड कहता है, उनकी चिंता मत करो, हमारा इस बार फेयर था। आप तनावों में सिर्फ 1 महीना ही रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि आपके वजह से हम भी नफरत का शिकार होने वाले हैं। फिर ब्लेड कहता है, तो चलो एक बड़ा स्कोर बनाते हैं और कहीं और चलते हैं। एक मर्सनरी का लाइफ ऐसा ही तो होता है ना। फिर स्टीफन कहता है, आपकी बात सही है। फिर ब्लेड कहता है, मैं तुम्हें अपना शेयर दूंगा, चलो इसे करते हैं। तुम्हें इस तरह के बड़े काम को करने का मौका ज्यादा नहीं मिलेगा। फिर स्टीफन कहता है, जो भी हो मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। फिर ब्लेड उसे देखकर सोचने लगता है, अच्छा हुआ मैं इसे ले आया। एक एक्सपीरियंस मर्सनरी को काउंट के नाइट से संभालना ज्यादा बेहतर है, जो नाइट मेरे ऊपर बोझ बनते। फिर ब्लेड कहता है, हमें कितना समय लगेगा? फिर स्टीफन कहता है, देखते हुए लगता है कि हमें वहां पहुंचने में 3 दिन लगेगा। फिर उसके बाद ब्लेड अपने स्वॉर्ड के टिप में उस एल्फ के एम्बर को देखते हुए सोचने लगता है, 3 दिनों बाद मैं एल्फ को देख पाऊंगा। वो इसके बारे में मुझे सिर्फ उन एल्फ से ही पता चल पाएगा। अगर वो वही है तो वो इसके अंदर के चीज को पहचान लेंगे। और ब्लेड यहाँ पर उस एल्फ के एम्बर के अंदर उस पेड़ के बारे में बात कर रहा था। फिर उसके बाद ब्लेड कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें कुछ कैरेज को दिखाया जाता है और कुछ नाइट को दिखाया जाता है, और उनके साथ ब्लेड और मर्सनरी लीडर स्टीफन था, जो लोग एल्फ के पास जा रहे थे। फिर स्टीफन कहता है, ऐसा लगता है कि हम पहुंच गए, उधर देखो, उधर देखो, वही ट्रेडिंग करने की जगह है। इसका मतलब ये है कि वो लोग सिर्फ हमें वहीं तक के आने का परमिशन दे रहे हैं। फिर ब्लेड के सामने खड़ा नाइट कहता है, एल्फ वहाँ पहले से ही मौजूद होंगे, हम पहले वहां जाएंगे, तब तक तुम यही सामान की देख रेख करो। फिर ब्लेड भी उसकी बातों को मान जाता है। फिर ब्लेड गोथे और स्टीफन के साथ वहीं पर रुक जाता है और वो नाइट आगे चले जाते हैं। फिर गोथे कहता है, ये बात तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो जानबूझकर हमें उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। फिर ब्लेड कहता है, तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ काउंट विट्सकाया का एल्फ के साथ कनेक्शन होने की वजह से ही उनका बिजनेस चल पाता है, और इसी बिजनेस की वजह से उनकी टेरिटरी चल पाती है। फिर उसके बाद ब्लेड कैरेज के ऊपर चढ़कर कहता है, जितना हो सके उनके आने तक आराम कर लो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। फिर ब्लेड सोचने लगता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे सिर्फ एल्फ के जंगल में आने के लिए कहा गया था। अब जब हमें ट्रेडिंग करने वाले जगह का पता चल गया है, तो मेरे लिए मिशन पूरा करके वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो देखते हैं वापस जाते समय रास्ते में क्या होता है। उसके बाद मैं आगे के प्लान के बारे में सोचूंगा। फिर उसके बाद ब्लेड अपने आंखों को बंद करते हुए सोचने लगता है, ऐसे कहा गया है कि यहाँ की हवा बहुत ही रिफ्रेशिंग है और ये तुम्हें नॉर्थ में नहीं मिलेगी। अब जब मैं इसे महसूस कर रहा हूँ तो ये बात पूरी तरह से सच है। फिर उसके बाद हमें एक व्हाइट हेयर वाले एल्फ को दिखाया जाता है, और ये एल्फ वहीं के पेड़ पर खड़े होकर ब्लेड को देखे जा रही थी। फिर उसके बाद हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों का ट्रेडिंग चल रहा था, जहाँ पर वो नाइट कह रहा था, अभी के लिए हम लोग इतना ही दे सकते हैं। और उसके सामने ब्लू हेयर वाला एल्फ था, जो सीरियस फेस बनाते हुए कहता है, ये वो कीमत नहीं है जिस पर हम एग्री हुए थे। और इस एल्फ का नाम वाराडिस था। उसकी बातें सुनकर वो नाइट परेशान होते हुए कहता है, वो बात ऐसी है। फिर तभी वाराडिस उसके बातों को काटते हुए कहता है, तो जॉन के पत्तियों से चाय बनाना ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं है जैसे एक या दो वर्कर लोग करते हैं। फिर वो नाइट कहता है, हम आपकी बातों को पूरी तरह से समझते हैं लॉर्ड वाराडिस, लेकिन बात ऐसी है। फिर वाराडिस कहता है, मैं जानता हूँ, एक लुटेरा हमारे ट्रेडिंग करने के रास्ते में रुकावट बना है। उसकी बातें सुनकर वो नाइट सोचने लगता है, तो ये बात इन्हें पहले से ही पता था। ऐसा लगता है कि अब ये नेगोशिएशन फेल हो सकता है। फिर वाराडिस कहता है, क्या हमारी चाय अच्छे से बिक रही है? फिर वो नाइट कहता है, हाँ, अगर आप हमें थोड़ा और समय देते तो हम पूरी कीमत को आपको जल्द ही चुका देंगे। फिर वाराडिस कहता है, सेंट्रल रीजन के अलावा दूसरे रीजन में हमारे चाय का बिजनेस कैसे चल रहा है? क्या वो लोग भी हमारे चाय को पसंद कर रहे हैं? फिर वो नाइट कहता है, हाँ, उन्हें काफी पसंद आ रहा है। सेंट्रल नोबल के लोगों के बीच ये चाय हॉट टॉपिक बना हुआ है और ये दूसरे रीजन के लॉर्ड को भी काफी पसंद आएगा। फिर वाराडिस कहता है, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि दूसरे रीजन के लॉर्ड भी डायरेक्ट हमसे हमारे चाय के बिजनेस के ट्रेड को करने में इंटरेस्टेड होंगे।
मतलब वाराणसी यहाँ पर इनडायरेक्टली कह रहा होता है कि अगर समय पर पैसा ना दिया तो हम तुमसे ट्रेड ना करके दूसरे रीजन के लॉर्ड से ट्रेड करेंगे। उसकी बातें सुनकर वो नाइट भी काफी परेशान हो जाता है। फिर वाराणसी कहता है ये तुम लोगों का आखिरी चांस है। मैं ट्रेड करने के लिए दूसरे रीजन के लॉर्ड को ढूंढने की परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। फिर वो नाइट कहता है ठीक है मैं समझ गया, हम जल्द ही बाकी बचे हुए पैसों को बंदोबस्त कर लेंगे। फिर वाराडिस कहता है मुझे बताओ वो कौन है जो तुम्हारे साथ आया है। पर उस नाइट को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो कहता है आपका मतलब किससे है। फिर उसके बाद वाराडिस पीछे मुड़ जाता है और कहता है जो कैरेज के ऊपर लेटा हुआ है। उसकी बात सुनने के बाद वो नाइट सोचने लगता है क्या वो यहाँ से सब कुछ देख सकता है। फिर वो कहता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर दिखाया जाता है वाराडिस की आंखों में स्टार का मार्क बन जाता है और वो अपने पीछे की दीवार को दिखने लगता है। फिर उसे दीवार के पीछे से एक एनर्जी महसूस होती है और अगले पल वो एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उसे देखकर वो सोचने लगता है ये चकाचौंध करने वाला प्रेजेंस उसके बारे में ही बताना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये भले ही एक अनजान है फिर भी ये मुझे जाना पहचाना लग रहा है। फिर वो कहता है तुम लोगों का सफर काफी मुश्किल भरा होगा, इसलिए मुझे तुम लोगों को एक कप चाय पिलाना चाहिए। और वो नाइट उसकी बातों को चुपचाप हैरान होते हुए सुन रहा होता है। फिर वाराडिस कहता है और उस आदमी को भी चाय पीने के लिए ले आओ जो उस कैरेज के ऊपर लेटा हुआ है। फिर उसके बाद हमें एक पत्ते को एक जगह पर गिरते हुए दिखाया जाता है। फिर ब्लेड की आंखें खुल जाती हैं और जब वो उठता है तो वो सामने के नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग ही जगह पर पहुंच गया था और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी जगह है। फिर तभी उसे कुछ याद आता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने वही पेड़ था जो वॉइस के वर्ल्ड को यूज करने के बाद ब्लेड को एल्फ के एम्बर में दिखाई दिया था। पर वो उस समय उसे धुंधला दिखाई दे रहा था, पर वो अब उसे साफ साफ देख पा रहा था, यहाँ तक कि उसके पत्तियों और फूल को भी। और उस पेड़ के पत्तियों के गिरने के साथ साथ उसका एक फूल भी नीचे गिरने लगता है और वो फूल नीचे गिरते हुए तितली बन जाता है। और वो तितली ब्लेड के पास आने लगा था और वो तितली ब्लेड के पास आकर ब्लेड के नाक में बैठ जाता है। इसे देखकर ब्लेड कंफ्यूज होता है लेकिन ब्लेड को ये सब सपना लग रहा था। फिर तब उसे याद आता है कि ये वही वर्ल्ड है जिसके बारे में वॉइस ने उससे बताया था। ये वही एकमात्र जगह है जहाँ मैं उसका पता लगा सकता हूँ। फिर वो वॉइस के वर्ल्ड को एक्टिवेट करने लगता है। फिर तभी उसे कोई कैप्टन कैप्टन बोलकर चिल्लाने लगा था और वो तितली भी उसके नाक से उड़कर जाने लगी थी। और ये गोथे था जो ब्लेड को चिल्ला चिल्ला कर कैप्टन बोल रहा था और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर ब्लेड की भी आंखें खुल जाती हैं और ब्लेड सामने की तरफ देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ब्लेड के ऊपर वही व्हाइट हेयर वाली एल्फ थी और ब्लेड अभी भी कैरेज के ऊपर लेटा हुआ था। और ब्लेड उस एल्फ को देखकर काफी हैरान हो गया था, पर उससे ज्यादा हैरान गोथे, स्टीफन और उसके मर्सनरीज थे। फिर उसके बाद वो एल्फ कहती है क्या यही है, और वो उसके सीने पर उंगली रखी हुई थी जहाँ से ब्लेसिंग का एनर्जी निकल रहा था और वो असल में शॉर्ट के टिप में जड़े हुए एल्फ के एम्बर के बारे में कह रही थी। फिर वो एल्फ ब्लेड के नाक पर उंगली रखते हुए कहती है और ये क्या है। फिर उसके बाद हमें उसी तितली को दिखाया जाता है जो थोड़ी देर पहले ब्लेड के नाक के ऊपर बैठा हुआ था।